हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का चौथा लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। ठीक है, इससे पहले वाला 3 लेक्चर आ चुका है, तीनों को देख लीजिएगा ताकि एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अगला पार्ट। आज लगभग कोशिश करेंगे कि सारे मॉडल पेपर का जितने भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सबको कंप्लीट कर दे। जिसका भी छूटा हुआ है पिछला जरूर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। हमारा जो आज का प्रश्न का शुरुआत होता है, क्वेश्चन है हमारा 2 चीज़ें। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को कैसे गति प्रदान की? क्या क्या चीज? तो कोयला और दूसरा क्या? लौह उद्योग। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है ना, किस चीज को? औद्योगिकीकरण को, है ना। क्या चीज को? औद्योगिकीकरण को गति कैसे प्रदान की? क्या चीज प्रदान किया भैया? तो गति, है ना। तो सिंपल सा बात है सर, इसका मतलब क्या हो गया? हम यदि समझने का प्रयास करें तो कह रहा है ये जो कोयला है और ये जो लोहा है, इन दोनों के मदद से औद्योगिकीकरण यानी उद्योग का विकास कैसे हुआ, है ना, उसको कैसे गति प्रदान किया गया। अब हम लोग बात करें सर 2-3 चीज, यदि इसका आंसर लिखने का बात करें तो 2-3 चीज। देखो, कोई उद्योग लगाएंगे, उद्योग में जितने भी मशीन होते हैं, मशीन का मतलब समझते हो ना, तो मशीन किस चीज का बना होता है? अधिकतर मशीन लोहा का ही बना होता है। तो पहला उपयोग तो हो गया तुम्हारा कि उद्योग में जितने भी मशीन होते हैं वो किस चीज से बना हुआ रहता है? तो लोहा का बना रहता है। तो लोहा का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? ईंधन के रूप में तुमको कोयला की आवश्यकता होगी। किस चीज के रूप में? ईंधन के रूप में क्या चाहिए? कोयला चाहिए, है ना। कोयला आसानी से मिल जाता है, ईंधन के रूप में हमें कोयला भी काम आ जाता है ना। इसीलिए क्या कहा गया कि कोयला और लौह उद्योग औद्योगिकीकरण यानी कि उद्योगों के विकास में, औद्योगिकीकरण का मतलब क्या हो गया? उद्योगों के विकास में गति प्रदान करता है। ठीक है, अब जैसे कोई एक फैक्ट्री का उदाहरण ले लो। नेक्स्ट यदि हम देखें, फैक्ट्री है सर, किस चीज़ का फैक्ट्री खोल रहे हैं हम लोग? तो मान के चलो कि जो है दूध का पैकिंग होता है या फिर जहाँ घी बनता है, देखता होगा वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा टैंक बना हुआ रहता है। ये टैंक किस चीज़ का रहता है? लोहा का बना हुआ रहता है। तो लोहा तो हमको चाहिए, यानी कि हर काम में कोई उद्योग लगाओ तो सर उद्योग लगाएंगे तो लोहा का अधिक से अधिक उपयोग होता है। इसीलिए हमारे लिए लोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री लगाओ, कुछ भी लगाओ, घर में देखो तुम घरे बनाता है, अच्छा उद्योग लगाएंगे तो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा ना। बिल्डिंग में किस चीज़ की जरूरत होती है? छड़ की जरूरत होती है ना, छड़ का उपयोग करते हैं, तो लोहा का तो उपयोग है। तो लोहा और कोयला भी किस चीज के लिए? तो अभी बता दिए थे, कोयला ईंधन के लिए, है ना। कोयला किस चीज के लिए चाहिए था? ईंधन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अब कैसे आवश्यक है? तो सर उदाहरण दे दीजिए एक तो मान चलो उद्योग लगाए। ठीक है, उद्योग में बिजली की आवश्यकता होगी और बिजली किस चीज से बनता है? तो कोयला का उपयोग करके बिजली बन जाता है। तो कोयला वहां भी इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि हमें कह रहा है कि उद्योग के विकास के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने के लिए किन चीजों की अधिक से अधिक आवश्यकता होगी? कोयला और लोहा की आवश्यकता होगी। यदि ये दोनों चीजें आसानी से मिल जाए तो फैक्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और हमें लाभ ही लाभ होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसको लिखोगे कैसे? आंसर में सबसे पहले दे देना। क्या देखो दोगे भाई? तो यहाँ पर कोयला का उपयोग किस चीज के लिए? तो सर कोयला का उपयोग ईंधन के लिए हो गया ना। दूसरा क्या? और इसी ईंधन का उपयोग करके हम लोग क्या बना लेंगे? विद्युत बना लेंगे, बिजली मिल जाएगा। ये चीजें बता दिए। पहले तो लिख देना गति प्रदान किस प्रकार करता है? कोयला ईंधन के रूप में, विद्युत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा क्या चीज सर? लोहा, छोटी से छोटी वस्तु है, लोहा जो हो गया, लोहा का हर जगह मशीन बन जाएगा, है ना। यदि बिल्डिंग बनाते हैं उसमें छड़ के लिए लोहा का उपयोग करेगा। छोटे से छोटे जो होते हैं टूल्स होते हैं, टूल्स क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई भी चीज ले लो, लोहा का हर जगह उपयोग कहीं ना कहीं होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे सजाओगे? बार बार हम बोलते थे कि स्ट्रक्चर में बता। तो सबसे पहले लिखेंगे उद्योग। उद्योग किससे जुड़ा हुआ रहता है? उद्योग डिपेंड है लोहा पर भी और उद्योग डिपेंड है किस पे? कोयला पर भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक तरह से फिगर बना करके भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा था फिर से समझ लेते हैं कि लोहा एवं कोयला का उद्योगों में क्या प्रभाव पड़ता है? उद्योगों में गति कैसे पकड़ता है ना। अब कहोगे सर तब तो ये बात सही है कि उद्योग है तो उसमें यदि कोई सामान बनाएंगे ना तो कोई ट्रक तो चाहिए, कोई गाड़ी तो चाहिए, वह भी तो लोहा का बना रहता है, उसमें भी तो लोहा का उपयोग हो गया ना। तो कहने का मतलब हमको समझ में आ गया कि जो है उद्योग में हमें लोहा और कोयला दोनों का इंपॉर्टेंस है
है ना। एक समय था, सोचो कोयला से ही तो ट्रेन भी चलता था, वाष्प इंजन चलता था कि नहीं, तो कोयला से वाष्प इंजन चलता था, तो ट्रेन से क्या होता था, उद्योगों का सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस तरह से हमारे पास 3-4 पॉइंट हो गए, हम आसानी से इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लोहा एवं कोयला उद्योग का औद्योगिकीकरण के गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर आराम से लिख दोगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज के लेक्चर में, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। कौन सा चीज, ये तुमको मिलेगा लेक्चर, पहले लेक्चर में ही पढ़ाए थे, जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं। एकीकरण में बाधाएं, बाधाएं का मतलब क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था किसी भी देश को, ठीक है ना, किसी भी देश को एकजुट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला था। तो हेडिंग तो दे दोगे, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा है। उसके बाद क्या लिखोगे, यदि पहला पॉइंट की बात करो, सर बाधा क्यों आएगा, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान के लो ये जर्मनी है, पूरा पूरा क्या है, जर्मनी है, और जर्मनी में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है, किस आधार पे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। ठीक है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो सबको एक साथ लाना वो भी मुश्किल काम था। समझ में आया, एक चीज है ये। और दूसरा चीज क्या हो गया, अलग अलग भाषा की बात की पहला पॉइंट में, सर जर्मनी में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, सबको एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम था। तो पूछ ही रहा था क्या, पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ यही रहा है सर कि क्या क्या बाधाएं थी, बाधाएं पूछ रहा है, मुश्किलें। तो पहला मुश्किल क्या था, अलग अलग भाषा बोलने वाला था। तो जब अलग अलग भाषा बोलेगा तो कोई भी राष्ट्र को जब एक बनाएंगे, सब कहेगा मेरा भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में, तो लगभग कहा जाता है कि जर्मनी का जो टुकड़ा था, यानी कि छोटे छोटे 300 राज्यों में बटे हुए थे। कितने राज्य थे, 300 राज्य थे। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया ना, देखो इस तरह से लिख सकते हैं, एकदम आराम से याद रहेगा तुम लोगों को। छोटे छोटे 300 क्या थे, राज्य थे, और सबको एकजुट करके एक देश बनाना था, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो दूसरा बाधा भी समझ में आ गया। तीसरा बाधा क्या होगा भैया, तीसरा बाधा सर क्या था जर्मनी के एकीकरण में, कि सर सामाजिक विषमताएं, क्या चीज, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है, सामाजिक विषमता का मतलब ये होता है सर कि अलग अलग संस्कृति, क्या चीज, अलग अलग संस्कृति। संस्कृति का मतलब समझते हो ना, सबका, किसी का परंपरा कुछ और था, किसी का कुछ और था, तो अलग अलग तरह की क्या थी, संस्कृति थी, ये सामाजिक विषमता था। ठीक, तीसरा, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि अलग अलग सोच, क्या चीज, अलग अलग सोच था। ठीक है ना, सोच कब होता है, सोच किसके साथ, तो ये सारे के सारे लोग थे राजनीतिक पार्टी के लोग। ठीक है, राजनीतिक पार्टी के लोग। और राजनीतिक पार्टी में क्या होता है, सब अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, सब अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और जिसके कारण एकजुटता नहीं थी। नंबर 5 की बात करें अगला पॉइंट में यदि, तो कहने का मतलब क्या था कि जो है उसमें से राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। क्या चीज का अभाव था, राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। समझ में आ गया, राष्ट्रवाद का भावना क्या होता है सर, देश के प्रति प्रेम नहीं था, है ना, लोगों के अंदर क्या था, देश के प्रति प्रेम की भावना का कमी था, है ना। ये चीज रहता तो सब लोग देश के लिए, आजादी के लिए एकजुट हो जाता, लेकिन ये चीज नहीं था, यानी कि राष्ट्रवाद का अभाव था। हमारे पास 4-5 पॉइंट हो गए यहाँ पर, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एकदम फटाफट रिविजन करना है, खूनी रविवार। ठीक है ना, क्या है, खूनी रविवार। ठीक है, तो कहने का मतलब इस घटना पे यदि बात करें, खूनी रविवार बहुत ही मजेदार है। कब हुआ था भैया, सर 1905 में। देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाते, तुम भी ऐसे बना दोगे, इसको भाषा में लिख देना। ठीक है, जैसे बना रहे हैं उसी तरह से लिख दिए। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, इतना तो हम लोग जान गए। थोड़ा सा और देखें अलग, तो इसके अलावा क्या हुआ था, रविवार के दिन हुआ था सर, क्योंकि यहाँ रविवार लिखा हुआ, तो रविवार के दिन तो हुआ होगा, तो रविवार के दिन हुआ था। ठीक है, तो जब खूनी रविवार नाम ही है, इसका मतलब सर इसमें निर्दोष आदमी मारे गए थे। कौन मारे गए थे भाई साहब, ठीक से, निर्दोष व्यक्ति की क्या हुई थी, मौत हुई थी, निर्दोष व्यक्ति की मौत हुई थी। इसमें से खास करके कौन कौन लोग थे भैया, देख लो, इसमें क्या था, क्रांति हुई थी, कहां पर, 1905 में, 9 फरवरी 1905 को। ठीक है,
अब 1905 में कब, तो ये भी डेट भी पता चल गया सर 9 फरवरी को, जिसको हम लोग फरवरी क्रांति के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। 9 फरवरी की घटना है 1905 ईस्वी में, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खूनी रविवार बोलते हैं, जिसमें कि निर्दोष व्यक्तियों की मौत हुई थी। और उस दिन क्या था, रविवार का दिन था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, खूनी रविवार पड़ गया। तुम लोग इसको भाषा में लिख दोगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना समझ में आएगा। उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना जैसा कि बना हुआ है ना, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, टीचर ये चीजों को समझ जाएगा, है ना। इसी को हम बार बार बोल रहे थे ग्राफिकल मेथड एक तरह से, ठीक है, ग्राफ के तरह, ताकि टीचर का नजर फटाफट वहां पहुंच जाए। कोई दिक्कत है। और इसमें एक नारा लगा था, जिस नारा का नाम था रोटी दो, क्या था, रोटी दो, ठीक है ना। देखो नारा एकदम याद रखना, रोटी दो वाला नारा। तो सर ये रोटी दो नारा ये भी दिखा दिए यहाँ पर। तो देखो इसी तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से दिखाते हैं। और कहाँ हुआ था भैया, तो ये जो था ना, हुआ क्या था कि सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा था, किसके खिलाफ, जार के खिलाफ। क्योंकि हम लोग जानते थे, उतना याद नहीं रखना है, सिंपल सा रखना। किसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था जार के खिलाफ। जार किसको कहा जाता है, जार कहा जाता है राजा को, ठीक है ना, सम्राट को। तो कहने का मतलब ये हुआ। सर देखिए आंसर मैंने लिखना शुरू किया, खूनी रविवार किसे कहते थे, यहाँ लिखे हेडिंग में खूनी रविवार, सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पॉइंट 4-5 कहानी बता दिए, क्योंकि हम जान गए हैं। अब उसको तुम नीचे में इस तरह से ग्राफिकल मेथड से दिखा देना, खूनी रविवार लिखना, रोटी दो उसका नारा था, तो यहाँ पर लिख दिया नारा। और क्या था, जार के खिलाफ आंदोलन था, किसके खिलाफ, जार यानी राजा के खिलाफ। कब हुआ था, 1905 में। सर 1905 में कब हुआ था, सर 9 फरवरी को हुआ था। और इसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, रविवार के दिन हुआ था, ठीक है। बाकी डेफिनेशन तुम ऊपर में लिख दोगे और टीचर अच्छे तरीके से नंबर देंगे। लिखने का तरीका यही है, सीख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, फटाफट, समय नहीं है, ध्यान दो आराम से। गांधी जी ने नमक कानून को क्यों तोड़ा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने, कौन, गांधी ने नमक कानून को क्यों तोड़ा, नमक कानून को क्यों तोड़ा, है ना। जो भी है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब मेरा बात सुनो, आंसर कैसे लिखोगे, सर एकदम सही बात। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नमक कानून, कौन सा, नमक कानून। यह स्ट्रक्चर बाद में बताते हैं, ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा, पहले इस चीज का जवाब दे देते हैं। तो इसमें नमक कानून क्यों तोड़ा, क्योंकि सरकार ने क्या किया था ना, देखो अब इस कहानी को समझ जाओ यदि, तो थोड़ा सा, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा, तो नमक कानून तोड़ा। तो यहां पर लिख देंगे गांधी जी ने नमक कानून इसलिए तोड़ा क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक बनाने पर, नमक पर क्या लगा दिया था, नमक पर कर लगा दिया था। क्या लगाया था, कर, कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स लगा दिया था, ठीक है। आंसर तो इसका शॉर्ट में हो गया। ये बच्चा तो कोई भी लिख देगा आंसर, टीचर हो सकता है नंबर दे, 2 नंबर में 1 नंबर दे देगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तो है, यहाँ पर लिखेंगे नमक, नमक, नमक कानून। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, कब हुआ था, 1930 में। हाँ, तो नमक कानून कब तोड़ने गया था ये लोग, 1930 में गया था सर। कितने दिनों के लिए, देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे बनाते, 24 दिन की यात्रा थी, ठीक है ना। कितने लोग गए थे, 78 लोग गए थे सर। वाह, बहुत मजेदार है। कहाँ गए थे, यहाँ पर लिख देंगे दांडी गया था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी, यहाँ लिख देंगे साबरमती आश्रम से दांडी। देखो ग्राफिकल मेथड, टीचर जब इस चीज को देखेगा तो टीचर का मन खुश हो जाएगा। 2 लाइन तो तुम लिख ही दिया, गांधी जी जो है अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, इसीलिए गांधी जी नमक का कानून तोड़ो आंदोलन चलाए थे। लेकिन जब नीचे हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टीचर खुशी से तुम लोगों को नंबर दे देगा। लिखने का तरीका यही है बाबू, स्टैंडर्ड तरीका, एकदम ध्यान से देखो, ये तुमको आगे भी काम देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक के परीक्षा में देगा, इसलिए मैट्रिक के परीक्षा में ध्यान, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ ये इसके लिए, आगे भविष्य के लिए भी काम आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्या है, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग दे दोगे, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, इसमें लिखेंगे उद्योगों को बढ़ावा। क्या चीज लिखेंगे, उद्योगों को बढ़ावा। औद्योगिकीकरण तो यही होता है। दूसरा क्या हो गया, अधिक से अधिक उद्योग लगाना, है ना, अधिक से अधिक उद्योग लगाना। तीसरा क्या लगाएंगे, मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग, मशीनों तो लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे तो मशीन तो लगाएंगे ही, लॉजिक है। मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग, ये भी चीज हो गया। इसके अलावा यदि बात करें तो
तीसरा, चौथा, औद्योगिकीकरण का मतलब क्या हो गया सर? बाजार की व्यवस्था करेंगे। क्या चीज करना होगा? बाजार का व्यवस्था। जब उद्योग कराएंगे यानी उद्योग फैक्ट्री लगाएंगे मान के चलो, तो हमको तो बाजार भी चाहिए ना, जो सामान बनाएंगे बिकने वाला जगह चाहिए, तो बाजार की क्या होगी? व्यवस्था होगी। 4 नंबर पॉइंट बता दिए। 5वां नंबर क्या करेंगे सर? जब सामान बनाएंगे लेकिन कच्चा माल चाहिए ना, कच्चा माल की सुविधा भी करवाना होगा। कच्चा माल की आवश्यकता है ना, कच्चा माल के लिए क्या करना होगा? हमें कच्चा माल के सोर्स के निकट क्या लगाना होगा? उद्योगों को लगाना होगा, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके साथ साथ औद्योगिकीकरण से और क्या फायदा हो जाएगा भैया? लोगों को क्या मिल जाएगा? लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है ना, लोगों को जब नौकरी मिलेगी, है ना, ये सब कहानी है। इस तरह से हमारे पास 7-8 पॉइंट हो गए, हम आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2-3 चीजें होगी। इसके अलावा क्या होगा? पूंजी में बढ़ोतरी होगी। पहले क्या होगा? पूंजी निवेश करेंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? पूंजी निवेश करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? फिर प्राप्ति भी होती है पूंजी की। तो ये सब चीजें हैं, कहानी समझ के आसानी से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तो हम लोग तो बता ही दिए तकनीकों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तकनीकों का प्रयोग करेंगे। कभी जो है तुम लोग डिस्कवरी चैनल देखना, उस चैनल पे दिखाता है कैसे चॉकलेट बनता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उस पर चॉकलेट बनता हुआ, पैकिंग करता हुआ डायरेक्ट डब्बा में पैक हो जाता है ना, सील मोहर सारा चीज लग जाता है। तो ये सब चीजें हैं औद्योगिकीकरण का मतलब। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया उद्योगों के बारे में। अब इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब देखो उधर डेफिनेशन हम लोग दे दिए 4-5 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे औद्योगिकीकरण। ये मेरा टेक्नोलॉजी अपना के देखना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बहुत आगे काम आने वाला है। औद्योगिकीकरण लिखे। अब देखो क्या बताएंगे। सबसे पहले औद्योगिकीकरण के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। उद्योग लगाने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, है ना, तो स्थान चाहिए, ठीक है, स्थान हो गया सर। उसके बाद क्या चाहिए? पूंजी भी चाहिए सर, तो पूंजी भी हो गया। पूंजी के बाद क्या चाहिए भैया? तकनीक चाहिए। कौन सा? देखो जो जो चीज लिखे ना उसी को अब शॉर्ट में लिख रहे हैं। तकनीक चाहिए। तकनीक के अलावा सर क्या चाहिए? मशीन भी तो चाहिए, तो मशीन चाहिए। मशीन के अलावा क्या मिल जाएगा इससे? औद्योगिकीकरण से सर नौकरी भी मिल जाएगी, है ना, नौकरी भी मिल गया, है ना। इसके अलावा इसे पूंजी निवेश करना होगा। पूंजी लिख दिया मैंने, लिखा ना, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा हमें कच्चा माल की जरूरत होगी, तो कच्चा माल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफिकल मेथड से हम क्वेश्चन के लास्ट में इसको दर्शा देंगे, ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट है और वो नंबर देने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, यदि उसकी इच्छा हुई तो, ठीक है, यदि वह किसी से लड़ाई करके नहीं आया होगा घर से। उसके अलावा स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था सर स्वतंत्र भारत। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? स्वतंत्र भारत, जैसे ही स्वतंत्र भारत बोला सर, तो 1947 के बाद ही स्वतंत्र हो गया, यानी आजादी मिली, तो 1947 के बाद की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, किस चीज की भूमिका? प्रेस की भूमिका के बारे में बात करना है। इसमें क्या बात करना है? तो हम लोगों ने जाना। अब सर आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम लोग शुरुआत करेंगे सर सबसे पहले हेडिंग दे दो, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका, ठीक है। नंबर 1 काम, क्या काम भैया? तो पहला प्रिंटिंग का काम कब से हो रहा है? प्रिंटिंग का काम प्राचीन काल से हो रहा है, पुराने समय से हो रहा है ना, प्राचीन काल से। कहोगे सर कैसे? देखो रामायण लिखा गया, किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। तो सोचो कालिदास क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो बहुत सारी पुस्तकें पुराने समय से लिखा आ रहा है। हम लोग ये बताएंगे कि प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ प्रिंटिंग का काम चला आ रहा है। लेकिन सर दूसरा नंबर बात ये कि पहले जो होता था पांडुलिपि बोलते थे। किसको? पांडुलिपि किसको बोलते हैं? जब हाथ से कोई चीज लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। हाथ से लिखा हुआ चीजों को क्या बोला जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। पहले इस चीज का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे कागज का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद किस चीज का आविष्कार हुआ सर? प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। प्रिंटिंग किस चीज से होता था? लकड़ी के गुटकों से। किससे? लकड़ी के गुटकों से छोटा छोटा टुकड़ा बना करके उसमें जो है अक्षर लिख दिया जाता था और उससे प्रिंट कर दिया जाता था कागज में। फिर धीरे धीरे क्या चीज का आविष्कार हो गया भाई? तो उसके बाद मशीनों का आविष्कार हो गया। किस चीज का? मशीनों का। उसके बाद तीसरा नंबर में मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो हम लोग जानते हैं सर, चौथा नंबर में ये भी लिख देंगे सर, पहले चीन में हुआ इसका आविष्कार, उसके बाद कहाँ? यूरोप में हुआ। फिर यूरोप में हुआ। यूरोप का कौन था? अंग्रेज था, और अंग्रेज भारत में भी रह रहा था, तो अंग्रेज से कहाँ आ गया? इंडिया में भी आ गया। समझ में आया ना? मशीनों का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर है? तो कोई दिक्कत है? हम लोग लिख देंगे ना स्वतंत्र भारत में क्या क्या चीजें हुई। और इसके अलावा जैसा कि कहा जाता है सर 5वां नंबर में यदि बात करें तो भारत का जो प्रेस है, भारत का
प्रेस, प्रेस क्या होता है सर, थोड़ा सा और समझा दीजिए क्लियर करके। अरे देखो ना बउआ, न्यूज पेपर है ना, पत्रिका, मासिक पत्रिका आती है ना बच्चों के लिए, देखो जैसे बाल हंस आता है, ये सब चीजें। न्यूज पेपर में कौन कौन सा आता है सर, दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान आता है, प्रभात खबर आता है, बहुत सारी न्यूज पेपर है। तो ये सारी चीजें क्या है, भारत का प्रेस है ना। और इसमें क्या होता है, लोगों को स्वतंत्रता होती है, किस चीज के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। कभी भी मन होगा तो संपादकीय पेपर, एक पेज होता है बीच में, पेपर के बीच में, उसमें पढ़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई रहती है। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आ गया। और इतना ही नहीं, यदि अगला पॉइंट हम लिखने की कोशिश करें, भारत में चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, क्या कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है ना। भारत क्या है, भारत का चौथा स्तंभ कौन सा चीज है, प्रेस है, जहां पर लोगों को स्वतंत्रता है अपनी बातों को रखने का। इतना भी नहीं, तुम बोल सकते हो सर प्रेस वाला कहीं भी जा सकता है, उसको आज्ञा है, वह प्रधानमंत्री से भी कुछ पूछताछ कर सकता है, यानी कि हर जगह उसको अपनी बात रखने का एक अधिकार है, ठीक है ना। प्रेस वाले पर कोई रोक टोक नहीं होता है, हर न्यूज को वह दिखा सकता है, हर चीजें। तो प्रेस वाले के लिए ये स्वतंत्रता है, इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो प्रेस के बारे में लिख सकते हैं क्या क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब देखो इसी प्रेस वाले के मदद से सर, देखो कहानी ही बनाना है तो अपने से बना सकते हैं सर। जैसे कि देखो ये प्रेस वाला देखा कहीं रोड पे गड्ढा है, उसको न्यूज पे चलाया है ना, लोग देखेगा अरे सरकार कहती है बहुत काम करते हैं, रोड पे गड्ढा है तो रोड ठीक करवा देगा। तो प्रेस वाले की मदद से बहुत अच्छे काम में अच्छा काम भी होता है। अब पता चला कि एक कोई आदमी है जो गरीब बच्चों को फ्री में मुफ्त में खाना, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान सब चीज दे रहा है, तो उसका भी नाम पता चल गया। यानी कि अच्छाई भी और बुराई भी दोनों चीजें हमको कहाँ से पता चल जाता है, प्रेस से। और हमको वही तो बताना है कि स्वतंत्र भारत में यानी आजादी के बाद प्रेस का क्या महत्व है, प्रेस का क्या रोल है। प्रेस समझ में आ गया ना, ये आयरन करने वाला कोई नहीं है, कपड़ा आयरन करने वाला प्रेस, ठीक है ना। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाबू, समझ में आया होगा तो जरूर बोलना। प्रश्न है हमारा क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। अभी देखे थे बाधाएं कौन कौन सी थी, अब देख रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में, किसके एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है सर, एकजुट करना। क्या चीज करना, एकजुट करना। और इसमें किस भाई साहब का, बिस्मार्क का क्या रोल था, किसका, बिस्मार्क का। याद रखना, ये पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मार्क का क्या रोल है। हम अब इसको आंसर देते हैं, कोशिश करते हैं ठीक ठाक से दे दें। अब आगे देखो, बिस्मार्क क्या था भैया, तो बिस्मार्क डायट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। तो सिंपल सा बात है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता था सर, बिस्मार्क जो था प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। किसका, प्रसा का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब समझते हो ना, जैसे कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई विधायक होगा, सांसद होगा, उसी तरह से अभी उसका क्या करता था, किसका प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करता था प्रसा का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसकी बात यदि करें तो ये कूटनीतिज्ञ थे। कौन थे, कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ किसको बोलते, चालाकी से कोई काम को कर लेना है ना, तो कूटनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। बिस्मार्क के बारे में पूछ रहा है, जर्मनी के एकीकरण में, तो जर्मनी के एकीकरण में ये तो याद रखोगे ही। इसको थोड़ा सा और यदि क्लियर करें हम, तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं छोटे अक्षरों में, बिस्मार्क, ठीक है। पहला क्या बताए, ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ था। और ये क्या था, प्रसा का क्या चीज था, ये प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। इतना तो जान गए, 2 पॉइंट। इसके अलावा एक चीज और दिया था सर, ये लौह एवं रक्त नीति। कौन सा चीज दिया था, हाँ, लौह एवं रक्त नीति, ठीक है ना। तब बोलोगे सर भारत में भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। कौन बोला था, सुभाष चंद्र बोस। तो लौह एवं रक्त नीति कौन दिया था, बिस्मार्क ने, ठीक है। और भारत में कौन दिया था, तो बलवन ने। तो यहाँ पर लौह एवं रक्त नीति वाला सिद्धांत यही अपनाया था। इसके अलावा ये क्या चाहते थे, ये उदारवादी राष्ट्र चाहते थे। कैसा राष्ट्र, उदारवादी राष्ट्र चाहते थे। उदारवादी राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश होता है। उदारवादी राष्ट्र का मतलब क्या हो गया, कोई देश ऐसा जो कि नियमों में लचीलापन हो। नियमों में क्या हो, लचीलापन। लचीलापन किसको बोलते हैं, कोई भी काम आसानी से हो जाए, जनता को आसानी से लाभ पहुंच सके, ये चाहते थे। कौन, तो बिस्मार्क जी, ठीक है। इतना ही नहीं, इन्होंने नीतियों को बेहतर बनाया। किस चीज को, नीतियों को। नीति का मतलब क्या होता है, काम करने का जो तरीका होता है, शासन चलाने का जो तरीका होता है, उस नियमों को बेहतर बनाया। इसके अलावा यदि और बात करें तो ठीक है बात भाई,
तो यहाँ पर देखा ये कि ऑस्ट्रिया को, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया को रोका। किसको रोका था ये? ऑस्ट्रिया को। क्यों रोका भैया? ऑस्ट्रिया बहुत चालाक था, ये पर्सा को दबाना चाहता था। किसको दबाना चाहता था? पर्सा को खत्म करना चाहता था। जानते हैं कि पर्सा का प्रतिनिधित्व कौन करता था? पर्सा का प्रतिनिधित्व बिस्मार्क करता था। तो प्रश्न अब क्लियर हो गया होगा कि भैया देख लो इन्होंने क्या कहा। अच्छा, बिस्मार्क एक और काम कर रहा था, ठीक है ना, निरंकुश राजा के खिलाफ काम कर रहा था। किसके खिलाफ? निरंकुश राजा, यानी नहीं वही अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बात, ठीक है, निरंकुश राजा के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गए, इसके बारे में पॉइंट बना के लिख दोगे, नीचे ये स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। अब क्या बनाओगे, क्या लिखोगे? सर बिस्मार्क एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, अपनी बातों को मनवाने का उसके पास पावर था, काबिलियत था। सर दूसरा नंबर क्या था? ये पर्सा का प्रतिनिधित्व करता था। सर तीसरा नंबर लौ एवं रक्त नीति सर इसी ने दिया था। इतना ही नहीं सर, ये जर्मनी में क्या चाहता था? एक ऐसा देश बने जर्मनी, उदारवादी राष्ट्र बने, ठीक है ना, जहां पर लोगों को आसानी से कोई भी काम मतलब हो जाए किसी भी व्यक्ति का, वहां के लोगों का। नीतियां, इनकी नीतियां क्या थी? स्पष्ट थी, है ना, नीतियों में उलझन नहीं थी। नीति का मतलब क्या होता है? काम करने का तरीका। सर ये निरंकुश राजा के खिलाफ काम कर रहे थे। किसके खिलाफ? निरंकुश राजा के खिलाफ काम कर रहे थे, क्योंकि राजा को हटाना चाह रहे थे, सिस्टम व्यवस्था को अच्छा करना चाहते थे। इसके अलावा ये ऑस्ट्रिया को भी क्या किया था? ऑस्ट्रिया को भी रोक दिया था। कब? जब ऑस्ट्रिया हमला किया था। कहां पर? पर्सा पर। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ये ऑस्ट्रिया देश है, यूरोप में महादेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पूरा कहानी बिस्मार्क के बारे में सीख गए, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करना, बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, कोशिश किए समझाने का, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। इतना आसान क्वेश्चन है ना, पूछो मत। क्या कह रहा है भाई साहब कि भारतीय, देखो भाषा पे मत जाना, हम लिख रहे हैं ऐसे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका योगदान? गांधी जी का योगदान। चलो इस क्वेश्चन को तो देख करके लिख देना, ठीक है ना, बच्चा बच्चा जानता है ना। अब लिखेंगे कैसे? गांधी जी का योगदान लिखोगे कैसे भाई? तो आंसर शुरू करते हैं हम लोग। आंसर करें सर, लिखेंगे हेडिंग में गांधी जी का किस चीज में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इतना लिखे, हेडिंग दे दिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। सर शुरू करते हैं, पहले थोड़ा सा गांधी जी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। गांधी की बात करें, गांधी भाई साहब आपकी बात यदि करें तो आपका जन्म हुआ 2 अक्टूबर और 1969 में, ठीक है। सर दूसरी बात क्या लिखे? इसका नाम क्या था बचपन का? क्या नाम था? मोहन नाम था इनका बचपन का, है ना, मोहन नाम था। बाद में इसका नाम मोहनदास था, है ना, मोहनदास था। इसके पिता का नाम क्या था? यहाँ लिखे पिता, यहाँ पर लिख दिए क्या चीज? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी हो गया। सर इसके माता का नाम बता दीजिए। तो माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई, ठीक है ना। तो माता यहाँ लिख देना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में हम लोगों ने लिख दिया, माता का नाम पुतली बाई। और सर एक और चीज बता दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, तब इसके कहानी पे आते हैं हम लोग। सर इसका एक और चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भाई? तो देख लो, यहाँ से एक लंबा सा लाइन खींचो, बेचारे का पत्नी का नाम बता दो। पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। और जब इसकी शादी हुई थी सर, कस्तूरबा भी 13 साल की थी और गांधी जी भी 13 साल के थे। 13 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई थी। अब आते हैं ओरिजिनल जवाब पर। अभी तो ये आधा अधूरा स्ट्रक्चर दिखा देना एकदम टीचर को, कि टीचर को लगे कि बच्चा कुछ लिखा है, उसके बाद दिखाएंगे असली खेल। गांधी जी का योगदान, क्या चीज? गांधी का योगदान अच्छे से लिखना, महात्मा गांधी जी का योगदान। हम थोड़ा सा लिख नहीं रहे अच्छे से, योगदान कैसे लिखेंगे? गांधी जी का योगदान। सर ये गांधी भाई साहब जो थे आए कब? 1915 में, 1915 में भारत में एंट्री मारे, ठीक है ना। सर 1917 में कहां पहुंच गए? 1917 में ये चंपारण आंदोलन में भाग लिए। कहां पर? चंपारण में सर। उसके बाद 1917 के बाद 1920 में सर असहयोग आंदोलन कर दिए, है ना, असहयोग आंदोलन। सर इतना ही नहीं, ये बहुत खतरनाक थे। 1920 में ही खिलाफत आंदोलन के प्रमुख भी बन गए थे। कहाँ के? खिलाफत के, ठीक है। उसके बाद सर इतना में ही इन्होंने दम नहीं लिया, दांडी यात्रा का नाम बता दीजिए। दांडी यात्रा कब? 1930 में। उसके अलावा सर 1931 नहीं, 1932, 1933, 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है ना। सर इसके अलावा इन्होंने पूना पैक्ट भी किया। देखो किसके बारे में पूछा? गांधी जी का योगदान। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। किसके बीच में?
भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। सर इतना कहानी बता दिए तो एक तो और बता दीजिए। 1542 अरे गड़बड़ हो गया, 1942 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। इतना तो कर दिया सर, तो इसका मृत्यु भी बता दीजिए। 1948 में इसकी मृत्यु हो गई। कब? तो 30 जनवरी को, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके अलावा सर इसके बारे में यदि बात करें तो इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या कहा गया था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा कहा गया था सर। और इसके अलावा बात करें सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको क्या कहा था? बापू कहा था। और तो ये सब चीजें भी बता देंगे। देखो कितना पॉइंट हो गया। अब हमको पूछ रहा था प्रश्न क्या कि गांधी जी का योगदान बताओ भैया। सर गांधी जी का तो बहुत सारा योगदान। शुरुआत कहाँ से किया सर? यहाँ से बता दीजिए शुरुआत कहाँ से किया, स्टार्ट करो कहाँ से? 15 से, ठीक है। उससे पहले जन्म वाला बता ही दिए, वो स्ट्रक्चर बना देना, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, पॉइंट लिख देना, नंबर तो दौड़ के देगा टीचर, ठीक है। तो 1915 में भारत आए, उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन, नील की खेती वाला 1-2 पॉइंट वहां से दे देना। सर यहाँ 3 कट्ठा प्रणाली था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करना पड़ता था। 3/20 इसी को कहा जाता है। उसके बाद क्या आया सर? उसके बाद आया यहाँ पर 1920 वाला। उसके बाद कौन सा आया? 1920 में ही खिलाफत आंदोलन। उसके बाद कौन सा आया? तो 1930 में। और चौड़ा चौड़ी घटना कब हो गई थी? 1922 में हो गई थी, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। देखो कितना सारा कहानी हो गया। ये सब कहानी में तुम लोगों को याद रहा तो आसानी से आंसर दे देना। गांधी जी के बारे में लिखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखें, 2 चीज बता दी। मृत्यु कब हुआ? 1948 में। जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 1869 1869, ठीक ना। और इससे 1 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आता है प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? कौन सा मजदूर भैया? बंधुआ मजदूर। नाम से ही सर कुछ लग रहा है ना, बंधुआ मजदूर। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं सर? एक आदमी है, ठीक है ना। ये क्या किया भैया? इसको बोले कि चलो आज तुम मेरे साथ काम करना, तुमको 10,000 रुपया देते हैं, 1 महीना तुमको मेरे यहाँ काम करना होगा। उस 1 महीना में इस 10,000 के बदले इसको काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या कहलाया? बंधुआ मजदूर। ये 10,000 रुपया कौन देगा? तो जमींदार देगा। कौन देगा? जमींदार देगा। किसको देगा? गरीब आदमी को। वह क्या हो गया? उसके लिए बंधुआ मजदूर हो गया, है ना। 1 पॉइंट तो ये हो गया। देखता होगा गांव घर में चौधरी होता है, उदाहरण देखो अपने दे देना। चौधरी क्या करता है? स्पेलिंग पे मत जाना तुम लोग, ठीक है। फटाफट लिख रहे हैं, थोड़ा सा समय नहीं है तुम लोगों के लिए, बहुत 2-4 दिन बचे हुए हैं जिंदगी के। चौधरी क्या करता है? यहाँ से 100-200 मजदूर को ले जाता है, ठीक है। वह 100 मजदूर को ले जाता है। क्या बोलता है? भैया आप मेरे साथ चलो, तुमको 15,000 रुपया देंगे। कितने दिन का? 1 महीना का, ठीक है। ऐसे कह के 100 मजदूर को ले जाता है, और ये मजदूर उस 15,000 रुपया के लिए वहां पर दिन रात 24 घंटा 12 घंटा 18 घंटा काम करता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बंधुआ मजदूर बोलेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया ना। पहला पॉइंट हो गया किसी का पैसा ले लिया कर्ज, उसके बदले काम करते हैं सर, तो वो भी हो गया बंधुआ मजदूर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? कोई आदमी हमको ये बोलता है इतना पैसा देंगे, उस हिसाब से तुम काम करो, तो वो क्या कहलाया? वह भी बंधुआ मजदूर कहलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है दिक्कत। और तीसरा चीज क्या हो गया सर? एक चीज होता है, जैसे कि मेरे दादाजी क्या है? जमींदार है। कोई आदमी, मेरे एक छोटा सा बच्चा, एक आदमी, या फिर मेरे यहाँ ये आदमी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरे यहाँ काम करता है, मेरे यहाँ से भोजन ले जाता है, अनाज ले जाता है, खाता पीता है, ठीक। इसका बेटा भी है, वो भी मेरे यहाँ काम करता है। तो ऐसे मजदूर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूर बोलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पुश्तौनी, पिता दादा स्वयं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। तो एक अगला पॉइंट और भी लिख सकते हैं सर, चौथा नंबर लिख देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाला। पीढ़ी के एक पीढ़ी आया, मान चलो पहला पीढ़ी हुआ, फिर दूसरा पीढ़ी आया, फिर तीसरा पीढ़ी। पहले दादा काम करता था मेरे यहाँ, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम करता था, ऐसे लोग जो कि हमारे ही खेतों के अनाज खाते थे, हमारे ही जरूरत पड़ता था तो मदद कर देते थे। तो ऐसे मजदूर को भी हम लोग क्या बोलते थे? बंधुआ मजदूर बोलते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गया। बंधुआ मजदूर लिख सकते हो 3 से 4 पॉइंट में, ठीक है। अगला, अब बंधुआ मजदूर को सर ग्राफिकल मेथड से बता दीजिए। तो देखो इस वीडियो को एकदम धमाकेदार रूप से शेयर करना। बंधुआ मजदूर, ठीक है ना। बंधुआ मजदूर किसके यहाँ पाया जाएगा भैया? तो जमींदार लोगों के यहाँ। क्या चाहिए? जमींदार। जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर तुमको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ठीक है ना। गरीब मजबूरी बस भी ये काम करते हैं। मजबूरी बस
ठीक है ना, पैसों की जरूरत होती है, तो ये चीजें। और तीसरा चौथा चीज क्या बोलोगे भैया, बंधुआ मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता है। क्या चीज, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी, ये भी हो गया बंधुआ मजदूर में, ठीक है ना। पैसों के बदले काम करना, किसके बदले, पैसों के बदले कुछ समय के लिए बंध जाना, तो ये भी क्या हो गया, बंधुआ मजदूर। तो हम ये डिजाइन कर दिए तैयार, थोड़ा सुंदर से बनाओगे डिजाइन तो तुम्हारा भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये हो गया बंधुआ मजदूर के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एकदम शेयर करना धमाकेदार तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न किताब फटने ही वाला है। जिला परिषद के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है भैया, जिला परिषद के दो कार्य। तो सर जिला परिषद का दो कार्य लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1 कार्य क्या है, जिला परिषद का पहला कार्य क्या है, तो देखो जिला परिषद की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा था कि भैया इस तरह से नंबर लिखेंगे, देगा। सबसे पहले लिखना जिला परिषद के कार्य। देखो मेरा बोर्ड टेढ़ा हो गया, जिला परिषद के कार्य, ऐसे हेडिंग दे देंगे। पहला पॉइंट लिखना सर प्राथमिक शिक्षा, पहला कार्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा किसको बोलते हैं, 1 से 5 तक के बच्चे के लिए पढ़ाई, प्राथमिक स्कूल का व्यवस्था करवाना। किस चीज का, प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करवाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सर शुद्ध पानी, तो सब जानता है। तो ये जिला परिषद कौन काम करेगा, जैसे गांव में पंचायत होता है उसी तरह जिला परिषद, तो जिला परिषद भी क्या करेगा, शुद्ध पानी की व्यवस्था करवाना। हो गया। तीसरा पॉइंट क्या, बता दो गली मोहल्लों में नाला का व्यवस्था करवाना, तो वो भी हो सकता है। स्कूल खोलना, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंगनबाड़ी केंद्र के व्यवस्था की देखभाल करना, और 4-5 पॉइंट लिख दो अपने मन से, तो हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना, तो इतना अकल रखोगे तो 4-5 पॉइंट लिखिए दिए। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, सर लिखेंगे तब कमाल की बात, क्या लिखेंगे, पंचायत। क्या चीज, पंचायत को जब हम लोग 3 स्तर पर बांटते हैं, तो पहला स्तर सर इसका होता है ग्राम, ठीक है। दूसरा स्तर होता है सर प्रखंड, तीसरा स्तर क्या होता है, जिला, ठीक है। क्या होता है, जिला। और इसमें हम लोग ग्राम स्तर पर, जिसमें कि मुखिया होता है सर, क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक ना। मुखिया अच्छे से लिखना, मेरा लिखा नहीं रहा है। प्रखंड स्तर पर क्या होता है सर, तो प्रखंड स्तर पर सर समिति होता है। क्या होता है, समिति। देखो इसका डेफिनेशन हम लोग दे दिए, क्या था, जिला परिषद के कार्य। अब हम लोग यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि टीचर को लगे कि बच्चा में कुछ दम है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ, तो यहाँ से कहने का मतलब ये समझ में आ गया सर, गांव के स्तर पर जो होता है पंचायत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसमें जो है ग्राम स्तर पर मुखिया, प्रखंड स्तर पर समिति, और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद होता है। और जिला परिषद के कार्य में क्या दे देंगे, तो जो गांव घर में काम करवाता है मुखिया, वार्ड सदस्य, उसी तरह से हम इसमें भी 2-4 पॉइंट लिख देंगे। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, आसानी से हमको नंबर मिल जाएगा, है ना। बिजली की व्यवस्था करवाना, लाइट की व्यवस्था करवाना, सोलर लाइट की व्यवस्था करवाना, ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो ये सब आसानी से हमको नंबर दे देगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे जाते हैं, दल बदल कानून क्या है। इस पे कल भी चर्चा किए थे, आज भी थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं। क्वेश्चन देखो, दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल कानून क्या होता है सर, दल बदल कानून हेडिंग दे दिए। नंबर 1, आप जिस पार्टी में है, ठीक है ना, जिस पार्टी में है उसी पार्टी में आपको रहना होगा, है ना। नंबर 1 बात, यदि आप उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो क्या होगा, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। किस चीज को रद्द कर दी जाएगी, सदस्यता। कहने का मतलब यदि आप विधायक हैं तो विधायक के पद से आपको हटा दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया भैया, मान के चलो कोई बीजेपी का है, वह बीजेपी से जीत गया, है ना। कोई कांग्रेस है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जाके मिल गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस वाला हो सकता है सरकार बन जाए। उस कंडीशन में क्या होता है, जब यह एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाता है तो इसकी सदस्यता क्या करती है, रद्द कर देती है, ठीक है। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाता है। दल बदल कानून में हम लोग 3-4 पॉइंट लिख लेंगे। पहला, आप जिस पार्टी में, आपको उसी पार्टी में रहना होगा। दूसरा, यदि आप दल को बदल करके यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपकी किस चीज को रद्द कर दी जाएगी, सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब यदि तुम 10 क्लास में पढ़ते हो, कभी जाकर के 11th में बैठ जाते हो, कभी 12th में बैठ जाते हो, इसका मतलब तुमको जो है उस 10th क्लास के रजिस्टर से नाम काट करके हटा दिया जाएगा, ठीक है। तुम तब बैठते रहो दूसरे पार्टी में।
तो यही चीज करता है, कहने का मतलब यही हुआ। अब बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी करने वाला ये नियम लगा दिया है, जो कि बहुत ही जरूरी था, है ना। उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी तो फिर से उस पार्टी पे खड़ा होगा आदमी, फिर से उसको करना पड़ेगा, यानी कि डर होना चाहिए उसके अंदर। तो दल बदल कानून के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख सकते हो, ठीक है, हो गया ना। दल बदल कानून समझ में आ गया ना। तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न को समझते हैं। दल बदल कानून पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं और इस बार भी बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है भाई साहब? है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सर? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें। देखो हम ग्राफिकल मेथड से बताते हैं, इसको तुम लोग पॉइंट वाइज भी लिख लेना और इस तरह से भी लिख लेना। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारें, है ना, यानी कि दो तरीके से सर, एक को प्रत्यक्ष तरीके से, एक को जो है अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष तरीके से, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी बातों को सुनना। प्रत्यक्ष तरीके से किसको? जिसको हम लोग वोट दे करके चुनते हैं, जिसको हम लोग हमारे प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। जैसे वोट देके किसको चुनते हैं? मुखिया को, सांसद को, विधायक को, इसको वोट दे करके चुनते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष। तो सर इसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से किसको सर? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमने क्या किया? लोकतंत्र की व्यवस्था को एक तरह से ग्राफिकल मेथड से बता दिया। इसको बताने से पहले तुम लोग पॉइंट वाइज लिख लेना। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, इस तरह से हम लोगों को बताना है, आंसर और नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? पॉइंट बन जाएगा ना सही में? तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र यही था। लोकतंत्र के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत समझ को रखे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो यही तो होता है ना, यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुन करके भेजे और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से, इसी को सबको मिला करके ना सरकार बनती है। सरकार किसको बोलते हैं? जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं उसी में से कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, इसी को तो हम लोग सरकार बोलते हैं। तो यह एक क्या है? व्यवस्था है और सारा चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है सर? तो अगला प्रश्न को देखा जाए तो कहा जाता है क्या कि नगर निगम के प्रमुख कार्य, अभी देखे थे जिला परिषद के प्रमुख कार्य, सर नगर निगम का भी प्रमुख कार्य लिख ही देते हैं। पिछले लेक्चर में भी देखे थे नगर निगम के प्रमुख कार्य। नंबर 1 क्या करेगा भैया नगर निगम में? तो कूड़ा कचरा उठवाना, कूड़ा कचरा बहुत होता है शहर में, है ना, उसको साफ करवाना। दूसरा सर क्या? सड़कें बनवाना, नहीं सड़कें बनवाना। तीसरा कार्य क्या हो जाएगा सर? तो प्रत्येक पोल पे बिजली की व्यवस्था करवाना, लाइट की व्यवस्था करवाना, हो गया ना सर। चौथा कार्य क्या होगा? पेयजल का सुविधा उपलब्ध करवाना। किस चीज का? पेयजल। पे का मतलब क्या होता है? पीने वाला पानी। पांचवा सर क्या करेगा? शौचालय का व्यवस्था करवाना। देखता होगा बाजार में शौचालय रहता है प्रत्येक चौक पे। तो ले देखो 5 पॉइंट तो मेरा ऐसे ही हो गया। इसके अलावा छठा पॉइंट की बात करें, वाक्य में लिखना, तुम लोग शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है। वाक्य में लिखोगे तो अच्छे तरीके से बना के लिख देना, ठीक है। शौचालय का व्यवस्था करवाना। इसके अलावा क्या कहता है? मनोरंजन गृह, सिनेमा हॉल लगवाना। तो ये भी हो गया क्योंकि बाजार में ये सब रहता है। उसके बाद इतना ही नहीं सर, पार्क का भी निर्माण करवाता है। पार्क जहां बच्चे खेल सके, पार्क का निर्माण करवाना। बाजार में क्या क्या होता है लिख ही सकते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए दुर्वा पार्क हो गया सर। इसके अलावा एक और पॉइंट दे दीजिए, शमशान घाट का व्यवस्था करवाना, चूंकि बाजार में तो कहीं जला नहीं सकते शमशान घाट सर। इसके अलावा तो यदि मुस्लिम भाई के लिए क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? मुस्लिम भाई के लिए कब्रिस्तान का व्यवस्था करवाना। एक लाइन और भी लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया सर? बाजार का व्यवस्था करवाना। अगला पॉइंट में क्या हो गया? बाजार का व्यवस्था करवाना। उसके बाद क्या हो गया सर? एक और चीज बता दीजिए सर, सब्जी मंडी लगवाना। इसके बाद और क्या हो गया सर? और कुछ बताइए। तो बाल का जन्म मृत्यु, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदमी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का व्यवस्था करवाना। इतना ही नहीं, खतरनाक जानवरों को पकड़ करके जो है उसको जमा करना, एक जगह ले जाना ताकि लोगों को काटे नहीं। हो सकता है किसी मोहल्ला में पागल कुत्ता घूम रहा हो, उसकी व्यवस्था वही करवाता है। इसके अलावा सर आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करवाना। तो कहने का मतलब है चौक चौराहा पर सर सुधा का डेयरी खुलवाना ताकि लोगों को दूध आसानी से मिल पाए। अब सोचो कितना चीजें हो गई, तो अपने मन से लिख सकते हैं ना कि नहीं? बहुत सारी बातें, उद्यान का बात करवा ही दिए। उसके बाद क्या होता है? गली मोहल्लों में पक्की सड़कें बनवाना।
तो कहने का मतलब सर इसका भी आंसर हम लोग आसानी से दे देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब इसको ग्राफिकल मेथड से, तो एक बच्चा ने कहा सर ऐसे कैसे गोज देंगे तो काम चलेगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब नगर निगम के प्रमुख कार्य, कॉपी लंबा रहता है, ऐसे आराम से अच्छा सा बॉक्स बनाना, मेरा कॉपी तो कलम थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, आराम से सुंदर से एरो देंगे, यहाँ लिखेंगे शौचालय का निर्माण करवाना, फिर इसको थोड़ा सा गोला बना के घेर दिए, फिर एक और देंगे, इस तरह से डिजाइन बना करके हम इसको इस तरह से भी दर्शा देंगे। ठीक है, अपने कलाकारी का प्रदर्शन करेंगे ताकि टीचर को जो है और के कॉपी से थोड़ा हम लोगों को कॉपी अलग हो जाए, थोड़ा डिजाइनदार हो जाए और वह नंबर देने पे मजबूर हो जाए, ताकि उसको ऐसा कभी वह देखा नहीं होगा और हम लोग यदि आंसर देंगे तो नंबर तो मिलेगा ही। यानी पॉइंट लिखने के बाद क्या किया हम लोग, एक डिजाइनदार तरीके से उस चीज को प्रस्तुत कर दिए, है ना, जिसका घर खूबसूरत होता है दिखने में, तो टीचर का मन मोह जाएगा और वह कहेगा दे देते हैं 2 नंबर में 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला है लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका का विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है लोकतंत्र के बारे में तो अभी अभी बताया, में लोकतंत्र में किस चीज का, विपक्षी पार्टी का, और किसकी पार्टी की, विपक्षी पार्टी की भूमिका, विपक्षी पार्टी की भूमिका। अब ऐसा नहीं है भैया कि सर क्या है, इधर जेडीयू पता है ना, और इधर क्या है सर बीजेपी है, और इधर क्या है आरजेडी है कि नहीं। कौन कौन है बिहार में, बिहार की ही बात करें तो पहले प्रश्न को समझ लो, प्रश्न क्या कह रहा है, लोकतंत्र समझ गए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, उसमें से विपक्षी पार्टी की भूमिका क्या है, विपक्षी पार्टी का क्या काम है, तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब बिहार की बात कर लो, ठीक है, बिहार का ऐसे लिख सकते हो तुम लोग। बिहार में यदि बात करें तो एक तरफ किसी का सरकार है कि नहीं, सरकार में कौन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि नहीं। तो इस सरकार में 2 पार्टी है, कौन कौन सी पार्टी है, सरकार में जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें कौन कौन सी पार्टी है, सर बीजेपी है, कौन है, बीजेपी है। और नीतीश कुमार की पार्टी कौन है, सर जेडीयू है, जेडीयू, ठीक है ना सर। विपक्षी पार्टी, विपक्षी किसको बोलेंगे, जिसका सरकार नहीं बना, है ना, तो विपक्षी पार्टी में सर है आरजेडी, है ना, आरजेडी के भी तो लोग जीते होंगे, आरजेडी के लोग 75 जीते थे, बीजेपी के 74 जीते थे, उसके बाद जेडीयू का 41 या 42 या 43 जीते थे। एक अंदाजा लगा लो कहने का मतलब। तो क्या किया, ये दोनों जेडीयू और बीजेपी दोनों आपस में मिल गया और गठबंधन का सरकार बना लिया। किस चीज का, गठबंधन नहीं, इसके पास कितना था, मात्र 75 गो था, ठीक है, और कुछ छुटका मुटका मिला करके टोटल 110 हुआ, ठीक है। ये दोनों भाई साहब को मिला करके 124 पुर गया था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखो ये विपक्षी दल जो था 110 सीट जीता। देखो ऐसे तुम बता सकते हो, इसको वाक्य में भी लिख देना आगे लास्ट में। तो विपक्षी दल कितना सीट, 110 सीट जीत चुका था, तो उसका विधायक भी जीता हुआ है, और जो सरकार में है उसका 124 जीता हुआ है ना। अब सोचो ये भी तो किसी जिला में, किसी राज्य में, सॉरी किसी प्रखंड में जीता होगा, और 121 वाला भी, 124 वाला भी। अब ये सारे भाई साहब कहाँ बैठेंगे, सर 2 घर होता है, कौन कौन सा, तो एक घर को हम लोग बोलते हैं विधानसभा, क्या बोलते हैं, एक घर को बोलते हैं हम लोग विधान। बहुत मुश्किल हो रहा है लिखने में, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो 2 घर होते हैं, अभी देखे थे क्या, 110 और दूसरा कितना था 124, 124 वाला सरकार था, 110 वाला विपक्षी था, विपक्षी पार्टी। तो ये सारे कहाँ बैठेंगे, विधानसभा में, कहाँ पर, विधान सभा में, और यहाँ पर बैठेंगे, बहुत सारे कानून बनेंगे, बहस होगा, है ना। तो विपक्षी पार्टी का क्या योगदान है, प्रश्न तो यही था सर। नंबर 1 बात, विपक्षी पार्टी क्या करेगा, यदि कोई कानून बनेगा तो सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। यदि कोई कानून बनेगा तो क्या होगा, ये लोग इसका विरोध कर सकता है, तो कानून का विरोध कर सकता है कि नहीं, नंबर 1 बात। दूसरा, हमने क्या बोला, 110 आदमी तो कहीं ना कहीं से जीत के आया होगा। 110 प्रखंड में, प्रखंड समझते हो ना, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, 110 प्रखंड में जितने विधायक होंगे, सब प्रखंड में तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, कहीं रोड नहीं होगा, कहीं स्कूल नहीं होगा। तो यह अपनी बातों को भी रख सकता है, क्या चीज, अपनी समस्या को सरकार के सामने क्या कर सकता है, रख सकता है सर। तीसरा नंबर क्या बात है, देखो
विपक्षी पार्टी के डर से, ठीक है, यदि ये गलत कानून बनाएगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको इस 110 वाले से डर भी होगा, है कि नहीं। हो सकता है मेरा इसमें से 124 में से कुछ विधायक को पटिया के अपने में ले जाए, ठीक है ना। विपक्षी पार्टी के डर से ये अच्छे तरीके से काम करेगा, तो विपक्षी के डर से, ठीक है ना, क्या करेगा वह, अच्छा काम करेगा, क्योंकि सोचेगा क्या कि भैया यदि अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ विधायक विपक्षी में मिल जाए, उसका सरकार बन जाएगा। ये भी चीजें हो गई। 5वां नंबर, विपक्षी पार्टी क्या करती है, सरकार की कमियों को भी बताती है। क्या करती है, सरकार की कमी को भी बताता है। तो ध्यान से देखना, मेरा सब पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब तुम्हारे बुक में क्या आंसर दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ, कहने का मतलब 5 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, विपक्षी पार्टी सरकार को क्या बताती है, मूल उद्देश्यों की ओर ध्यान खींचती है। मतलब सरकार तुम क्यों बनाया है ना, सरकार का काम है विकास करने का, तो विकास पर हमेशा ध्यान दिलाती है। सरकार का काम है किसान की भलाई करने का, तो उस चीज के लिए याद दिलाते रहता है। कहाँ पर, विधानसभा में बैठ करके। सरकार का काम है, बोला था स्कूल में बच्चों को सुविधा देंगे, यदि नहीं देती है तो उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी बोलता है। सरकार का काम है कि जो सेना को फैसिलिटी देगा, यदि नहीं देता है तो उसके खिलाफ विपक्षी बोलता है। तो कहने का मतलब हर मोर्चा पर सरकार के खिलाफ काम करती है कौन, विपक्षी पार्टी, और उसके कारण क्या होता है, सरकार अच्छे तरीके से काम को करती है। हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आगे बढ़ते हैं। समझ रहा होगा तो कमेंट अवश्य करना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, हंसो मत। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला है राष्ट्रीय आय। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा पैड किधर गया, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। यहां तक देखा जाए सर क्या होता है राष्ट्रीय आय, तो इसको समझने के लिए देश का कितना एक वर्ष में, ठीक है ना, क्या चीज सर, कुल आय, कितना, कुल आय ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। कुल आय का मतलब क्या हो गया, जितना हम कमाते हैं। आय का मतलब क्या हो गया, कमाना, जितना हमको आमदनी आती है वही हमारे लिए क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक। और ये राष्ट्रीय आय का कुल आय कहां से आता है, भौतिक और अभौतिक वस्तु से। क्या क्या चीज से, भौतिक से भी और अभौतिक से भी। अभौतिक क्या होता है भैया, थोड़ा सा समझ जाओ थोड़ा सा। भौतिक में क्या क्या हो गया, जैसे कि देखो किसान फसल उपजाता है तो किसान का जो इनकम होता है सरकार तक पहुंचती है, तो किसान हो गया। इसके अलावा और किस वस्तु से, देखो जितना गाड़ी चलता है परिवहन, उससे भी सरकार को फायदा होता है। इतना ही नहीं, देखो ट्रेन से माल ढोया जाता है, उससे भी सरकार को इनकम होता है, बहुत ज्यादा फायदा। तो सरकार का वो क्या हो गया, भौतिक वस्तु है। अभौतिक किसको बोलेंगे, तो जितना भी नौकरी करने वाले लोग हैं, हम लोगों से सर्विस टैक्स ली जाती है। कौन सा टैक्स, सर्विस टैक्स। ये सब क्या है, अभौतिक हो गया। यानी कि 25,000 से ऊपर वेतन है, उसमें से 1,000 रुपया काट लेता है, सरकार का स्पेशल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स, ये देना पड़ता है। तो यही सब तो इनकम है सरकार का। तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आय समझ में आ गया। क्या लिख सकते हो अब, तो इसको भाषा में पहले लिख देना, राष्ट्रीय आय हेडिंग देना, पॉइंट बता देना। सर देश भर में एक साल में कुल आय को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और ये कुल आय कहाँ से आता है, दूसरा पॉइंट में लिख देंगे सर ये कुल आय जो है भौतिक और अभौतिक वस्तुओं से हमें आती है। तो भौतिक में क्या क्या चीज आ जाता है, किसान, गाड़ी, परिवहन जिसको बोलते हैं, रेल ट्रेन से भी इनकम होता है। उद्योगों से, उद्योग भी लिख दोगे, वो भी तो भौतिक हो गया, उद्योगों से सर आता है। लेकिन अभौतिक कहाँ से, जैसे नौकरी करने वाले लोग हो गए, तो क्या हो गया, अभौतिक से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। राष्ट्रीय आय लिख दोगे, हाँ या नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हम लोगों ने समझा, क्या चीज समझा भैया, राष्ट्रीय आय क्या होता है। 2 नंबर का प्रश्न है, आसानी से लिख दोगे, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हो तो स्ट्रक्चर भी बना दोगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, गैर सरकारी सेवा। क्या चीज, गैर सरकारी सेवा। सिंपल सा है, गैर सरकारी सेवा। पहला पॉइंट ही सर हो गया, जो सेवा क्या हो, सरकारी नहीं हो। क्या चीज नहीं हो, सरकारी नहीं हो, तो उसी को तो कहेंगे सर गैर सरकारी सेवा। पहला पॉइंट तो सर हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट की यदि बात करें तो यानी कि जो सरकारी नहीं, यानी कि इसका संचालन सरकार नहीं करती है। दूसरा पॉइंट भी हो गया, इसका संचालन कौन करता है, सरकार नहीं करता है। तो कौन करता है भैया, निजी लोग करते हैं। पहला दूसरा पॉइंट क्या लिख दिया, इसका संचालन सरकार नहीं करती है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका संचालन कौन करता है, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। किसके हाथों में, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। और इसके अलावा
इसी चीज को ना चौथा नंबर में क्या लिखेंगे कि निजी व्यक्ति, इसी को क्या कहते हैं, जब किसी संसाधन या किसी भी उद्योग का या कोई फैक्ट्री हो, वह उसका कंट्रोल, उसका स्वामित्व, उसका मालिक कौन हो, निजी व्यक्ति। निजी का मतलब समझते हो, जैसे कि हम हो गया, मेरा खुद का है, तो वह क्या हो गया, निजी हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। पांचवा सर क्या हो गया, गैर सरकारी सेवा में, जैसे कि सर एनजीओ हो गया, ये क्या है, गैर सरकारी सेवा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि क्या है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। जैसे इसको भी छोड़ दो, हॉस्पिटल देख लो, जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसको क्या बोलेंगे, गैर सरकारी संस्थान, लेकिन वहाँ इलाज करवाने जाते हैं हम लोग, तो एक उदाहरण वो भी हो गया हमारे लिए। इसके अलावा बस पे जो सर चढ़ते हैं, बस से यहाँ से पूर्णिया, बनमनखी, दिल्ली, पटना जाते हैं सर, उसमें पैसा देते हैं, वो भी प्राइवेट है। ट्रेन क्या है, सरकारी है, लेकिन गैर सरकारी क्या हो गया, जो भी बस है वो क्या है, गैर सरकारी है। कुछ बस जो है सरकारी भी चलता है। इस तरह से बहुत सारे तुम्हारे पास उदाहरण हो गए, हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफिकल मेथड कैसे बनाओगे, ये लिख दिए पॉइंट वाइज। अब लिखेंगे गैर सरकारी संगठन, इसको अच्छे से बॉक्स बना देना, ठीक है। इसके अलावा लिख देना संचालन किसके हाथों में, सरकार के हाथों में नहीं होता है। किसके हाथों में होता है, निजी हाथों में होता है, निजी स्वामित्व होता है। इसके अलावा क्या लिखोगे भैया, एनजीओ उदाहरण में दे दोगे, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल दे दोगे। तो कहने का मतलब जो चीज लिखे उसी को हम लोग इस तरह से डिजाइन में कर देंगे। यदि समय हो तब समय का उपयोग करना, पेज बहुत रहता है तुम लोग के कॉपी में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, तुमको फंसाया यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है। कौन सा, निजीकरण। सर निजीकरण अभी अभी बताए थे, जब किसी का मालिकाना हक या कोई जो मालिक हो, क्या हो, निजी व्यक्ति हो। मालिक कौन होना चाहिए, निजी व्यक्ति हो, निजी व्यक्ति, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं। सर इसी को तो इंग्लिश में प्राइवेट बोलते हैं ना, प्राइवेट। तो निजीकरण किसको बोलते हैं, जब किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज का है ना मालिक कौन हो, निजी व्यक्ति हो। सर उदाहरण के लिए कैसे समझेंगे, सर जैसे कि देख लो, घर में सिलाई मशीन का बहुत सारा सिलाई मशीन लगवा दे, 15, 20, 25, उसमें 10, 15, 50 महिलाओं को काम करवा रहे हैं। नंबर एक, उदाहरण दे दो ना, ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्या हो गया, हम बर्फ का फैक्ट्री लगवाए, तो बर्फ फैक्ट्री है जैसे हमारे गाँव में, तो उसका मालिक कौन है, तो फलना आदमी है, XYZ नाम है उसका, तो वो भी क्या हो गया सर, निजीकरण हो गया। तीसरा नंबर की बात करें सर, तो जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है ये सब क्या है, वो सब निजीकरण है, तो ये चीजें हो गई। चौथा नंबर सर यदि बात करें तो क्या होता है, अभी अभी देख लो सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट स्कूल भी छोड़ दो सर, तो प्राइवेट स्कूल के बारे में बता सकते हो, वो भी क्या निजीकरण है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी स्कूल का, किसी भी विद्यालय का या किसी भी संस्थान का मालिक कौन हो, कोई निजी व्यक्ति हो, सर उसी को निजीकरण कहते हैं, ठीक है। कहानी यही खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निजीकरण समझ में आया। निजीकरण की शुरुआत कब से हुई सर, तो देखिए वही चीज हुआ था ना, हम लोग जानते हैं 1991 में क्या आया था, नई आर्थिक नीति, जहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया गया। क्या चीज किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था, क्या करने के लिए, उद्योग करने के लिए, और इसी के लिए तो आया था क्या चीज, उदारीकरण की नीति, और यहीं से शुरू हुआ निजीकरण, है ना। वैसे यदि भारत की बात करें सर, तो भारत में तो दोनों चीज है, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। शायद प्राइवेट को ही तो हम लोग निजी बोलते हैं, तो दोनों को मिला के काम होता है हमारे यहाँ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए कहते हैं हम लोग भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है ना, चेहरा एकदम लगता है क्रीम लगा करके बैठा हुआ है। क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो ऐसे देखो, ग्राफिकल मेथड यही बनाना, इसको पॉइंट में लिखना तुम्हारा काम है। कैसे लिखोगे सर, क्रेडिट कार्ड के बारे में पहला चीज क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये क्या है, प्लास्टिक कार्ड है। क्या है, प्लास्टिक कार्ड होता है सर, ठीक है। इसमें सर पैसा निकालते हैं कि जमा करते हैं, तो इससे क्या होता है, पैसा लेते हैं ना, पैसा लेते हैं, यानी कि कर्ज लेना, ठीक है। कितने क्या लेते हैं हम लोग, कर्ज लेते हैं, किससे, तो बैंक से लेते हैं सर। तो कोई बात नहीं, क्या नियम है भैया, तो 56 दिन में तुमको पैसा वापस करना होता है। कितने दिनों में, 56 दिनों में इसमें पैसा वापस करते हैं सर। यदि 56 दिन में पैसा वापस कर देंगे तो 0 ब्याज, कितना ब्याज लगता है, 0 ब्याज लगता है, ठीक है, 0 ब्याज यानी 0% ब्याज। लेकिन 56 से यदि 57 दिन हो गया सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, 40% तक ब्याज लेता है। सोच लो, लूट लेता है। तो बैंक हमें सुविधा भी देती है 56 दिनों तक। तो ये क्रेडिट कार्ड कैसा होता है सर, तो पिक्चर भी बना देंगे क्या एग्जाम में, तो हाँ दिमाग है तो बना सकते हो। एक तरह का इस तरह से कार्ड होता है, जैसे ATM कार्ड होता है, उसमें एक पट्टी होती है इस तरह से, और इसमें कुछ यहाँ पर साइन कर
करना होता है, साइन कर दो अपना। उसके अलावा जो पीछे साइड में इसका कार्ड में नंबर लिखा रहता है, तो वो चीजें हो गई सर, यही क्रेडिट कार्ड है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें जो पट्टी होता है इसी को सर मैग्नेटिक पट्टी भी कहते हैं, ठीक, और खास कुछ नहीं है। यहाँ पर एक चिप लगा हुआ रहता है सर सिलिकॉन का, किस चीज का, सिलिकॉन का। देखो हम कार्ड भी बना दिए, इसको मैग्नेटिक कार्ड बता दिए, यहाँ पर सिलिकॉन का चिप लिख दिए, यहाँ पर साइन करने वाला एक उजला पट्टी होता है वो दिखा दिए, उजला पट्टी लिख देंगे, यहाँ पर इसके पिछले में लिख देंगे, कुछ नंबर दे देंगे 1 2 5 7 16 डिजिट का नंबर होता है, 16 अंक का, वो लिख दोगे। नीचे तुम्हारा नाम होगा, है ना, AMIT करके, इस तरह से जो भी नाम होगा तुम्हारा, तो सर पिक्चर भी बना दिए दो। उसके बाद सर क्रेडिट कार्ड के बारे में लिख देंगे पॉइंट वाइज कि सर प्लास्टिक का कार्ड होता है, पैसा का लेन देन होता है, यानी कर्ज लेते हैं बैंक से, उसके बाद 56 दिनों के लिए लिमिट देता है, और उसमें से हम लोग यदि 56 से 57 दिन हो जाएगा तो 40% के ब्याज के दर से वो वापस पैसा ले लेता है, ठीक है। यदि उससे पहले वापस कर दिए तो हमको एक भी पैसा ब्याज नहीं लगेगा। तो यही फायदा है क्रेडिट कार्ड से, समझ में आ गया। तो क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं हम लोग, पैसा निकालते हैं, यानी बिना खाता में रहते हुए। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा कोई खाता है बैंक में, है ना, खाता में 0 रुपया, कितना रुपया है, 0 रुपया, लेकिन तुम्हारे पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो क्या करोगे, इस क्रेडिट कार्ड के मदद से क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है 75,000 रुपया, यदि है तो 75,000 रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने दिनों के लिए, 56 दिनों के लिए, ठीक है ना, बिना ब्याज का। लेकिन 57 दिन हो जाएगा तो कितना परसेंट ब्याज लेगा, 40 से 45% तक, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, ब्याज बहुत ज्यादा लेता है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में आसानी से लिख दोगे हमारे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। किसका, आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्र, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास हम लोग पढ़े हुए थे। तो सर आपने बताया था किसका, किसके बारे में, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के बारे में सर बताया यही थे कि आर्थिक विकास कहाँ होता है, विकासशील देशों में। कहाँ पर, विकासशील देशों में, ठीक है ना सर। विकासशील का मतलब क्या होता है, जो विकास कर रहा है, कहने का मतलब क्या हो गया, जो विकास कर रहा है। लेकिन आर्थिक वृद्धि क्या था, जो विकास कर चुका है, जिसका इनकम बढ़ रहा है ना। आर्थिक विकास क्या समझे हम लोग, आर्थिक विकास में सर यही समझे कि जो विकास कर रहा है, यानी विकासशील देश। विकासशील देश का मतलब क्या हो गया, जो विकास कर रहा है। तो इसमें किन किन क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा, तो सर 2-3 चीजें अच्छी होनी चाहिए, यानी चूंकि देखो सारे आदमी विकसित नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला तो हम ये स्ट्रक्चर बना दिए, यदि अकल है तो आर्थिक विकास कहाँ पर सर, तो विकासशील देशों में। विकासशील देशों का मतलब क्या हो गया, तो विकास कर रहा है जहां पर। अब आते हैं असली खेल पर। अब आया आर्थिक विकास यदि करना हो, क्या चीज करना हो, आर्थिक विकास, तो इनके लिए तुमको किन किन क्षेत्रों पर काम करना पड़ेगा। नंबर 1 सर राष्ट्रीय आय, देश के आय को, राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश, राष्ट्रीय आय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या चीज बढ़ाना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई परिवार है, परिवार में जितने भी सदस्य सबको काम करना होगा, सभी सदस्य काम करेंगे तो अधिक इनकम होगा, तो वो चीज भी करना पड़ेगा। मानव विकास सूचकांक को बढ़ोतरी करना होगा। किसको, मानव विकास सूचकांक। सर अभी कौन है 1 नंबर पे, पता नहीं, डेनमार्क है। कौन है, डेनमार्क, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। यानी कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है सर, तो ये होता क्या, देखो जिस देश में स्वास्थ्य का सुविधा बढ़िया हो, ठीक है ना, शिक्षा बढ़िया हो, रहने का जीवन स्तर बढ़िया हो, उसको क्या बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक वहां का बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे हमारे देश में देख लो, भारत में क्या हाल है, हॉस्पिटल नहीं है प्रत्येक पंचायत में, कोई भी कंप्यूटर ऑनलाइन करवाना होता है, जाना होता है, बनमनखी दौड़ना होता है, बहुत जगह हर पंचायत में ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब सर समझे ये कि आर्थिक विकास के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करना होगा। तो न पहला हो गया राष्ट्रीय आय पर ध्यान देना होगा, क्या चीज पे, दूसरा हो गया सर प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान देना होगा, तीसरा हो गया सर मानव विकास सूचकांक पर ध्यान देना होगा, चौथा होगा सर उपभोक्ता व्यय। कब, किस चीज पे, उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता किसको बोलते हैं, जो सामान खरीदता है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रत्येक व्यक्ति के आय पर। ज्यादा इनकम होगा तब तो ज्यादा सामान बिकेगा, जब तो तब तो सामान ज्यादा खरीदेगा। तो समझ गया, ये 3-4 पॉइंट आर्थिक विकास पर डिपेंड करता है। तो अब कहोगे सर लिखेंगे कैसे, तो लिख देना, पहला तो बता दिए आर्थिक विकास के बारे में, और उसको विकासशील देश में होता है, विकासशील देश में विकास कर रहा है, वो कहानी लिखेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे भैया, कि सर यही लिखेंगे आर्थिक विकास निम्न कारणों पर डिपेंड करता है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद मानव विकास सूचकांक, सर उसके बाद उपभोक्ता का खर्च, ठीक है, उपभोक्ता किस हिसाब से जीता है ना। यदि मार्केट में बहुत सारा सामान है बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का, उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है तो वो कहां से खरीदेगा। तो ये 4-5 पॉइंट लिख दिए, हमारा क्लियर हो गया। ग्राफिकल मेथड से दिखा देंगे, इसी को भाषा में लिख दोगे, तुम लोग इंटेलिजेंट हो ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो अब देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न के हिसाब से अपना कदम उठाएंगे। बाजार में उपभोक्ता के कर्तव्यों का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजार में, कहां पर, बाजार में किसका, उपभोक्ता का कर्तव्य, किसका कर्तव्य, उपभोक्ता का कर्तव्य। तो भैया उपभोक्ता कौन है, सामान खरीदने वाले को ही तो सर उपभोक्ता बोलते हैं। सामान खरीदने वाले को क्या बोले, उपभोक्ता बोले। इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से यदि ना पढ़े, आंसर ना देखें तो अब बताते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर उपभोक्ता का कर्तव्य लिख दे हेडिंग में, उपभोक्ता का कर्तव्य। ठीक है, लिख देना तुम लोग यहाँ पर, उपभोक्ता का कर्तव्य, पॉइंट ऐसे दिए। अब नंबर 1 देखो, उपभोक्ता यानी कौन, जो सामान खरीदने गया। सबसे पहले क्या करेंगे, रेट पता करेंगे ना सर। 2-4 दुकान में जाएंगे और सब जगह सामान का रेट पता करेंगे, सामान का। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, उसके बाद गुण, गुण का मतलब क्या होता है, क्वालिटी जिसको बोलते हैं, सामान की क्वालिटी भी देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे, और क्या देख सकते हैं भैया, दो चीज तो हम बता दिए अपने मन से। और तीसरा चीज क्या होगा भाई, हाँ, और इसके अलावा मात्रा कितना है ना, मात्रा भी देखेंगे। हो सकता है कि 900 ग्राम हो सकता है 817 ग्राम हो, कहता हुआ 1 लीटर है, तो मात्रा भी देखेंगे। इसके अलावा क्या देखोगे, चौथा चीज शुद्धता कितना है, शुद्ध कितना सामान है, घी बेच रहा है शुद्ध है कि नहीं, तो शुद्धता भी देखेंगे, है ना। पांचवा क्या देखेंगे, मानक भी देखेंगे। मानक का मतलब क्या हो गया, कहीं फर्जी कंपनी तो नहीं है, कहीं ऐसा कंपनी ने डुप्लीकेट सामान तो नहीं बेच रहा है, तो मानक भी देखेंगे। तो ये सब चीजें हो गई। माप तोल तो देख ही लिए, अभी अभी बताए, मात्रा, मात्रा में ही आ जाएगा माप तोल। ठीक है, इसके अलावा MFD देखेंगे। क्या चीज देखेंगे, MFD। MFD क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग डेट। कौन सा डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखना किसी भी पैकेट में लिखा रहता है MFD कब बना था। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, एक्सपायरी डेट भी देखेंगे ना, कब खराब हो रहा है। पता चला कि खराब हो गया 2 साल पहले, हम खरीद करके खा लिए, बीमार पड़ गए, तो MFD मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे। नहीं याद रहेगा अंग्रेजी में, सब सीधा बात सोचो कि कब बना था ये देखेंगे, कब वह खराब होने वाला है ये चीजें देखेंगे। ये सब चीज देखना हमारा कर्तव्य है, समझ गया ना। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि तुम पैसा लगा रहे हो ना बाजार में, तो पैसा से सामान जब खरीदोगे तो सामान देख के ना खरीदोगे। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। इसके अलावा गारंटी या वारंटी कार्ड लेना होगा। क्या चीज, गारंटी या वारंटी कार्ड मिलना चाहिए। दूसरा चीज क्या, रसीद भी मिलना चाहिए। यहाँ दूसरा पे मत आना, बहुत सारे पॉइंट लिखा चुके हैं इसके अगले स्लाइड में। रसीद भी लेना होगा हमको, रसीद नहीं लेते हैं। इसके अलावा ताकि कल जाकर के यदि गड़बड़ होगा तो उसके पास जा सके। कुछ मार्का देखेंगे। कौन सा मार्का सर, ISI मार्का। कौन सा, ISI मार्का। इसके बाद क्या होता है, एग मार्क होता है। कौन सा मार्क, एग मार्क होता है। इसके अलावा कौन सा मार्क होता है सर, तो बुल मार्क होता है। कौन सा, बुल मार्क होता है। इसके अलावा कौन होता है, हॉल मार्क होता है। कौन सा मार्क, हॉल मार्क। ठीक है, सोना चांदी में तुमको हॉल मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखना बिस्किट सब के डब्बा में ISI मार्क, एग मार्क, वुल मार्क, हॉल मार्क, इस तरह के मार्क तुमको मिलेंगे। मार्क का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो पूरे दुनिया ने क्या क्या है, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हैं, कुछ ऐसा संगठन बनाया है, जैसे कि ISI मार्का वाला, जैसे कि एग मार्का वाला, जैसे कि बुल मार्क वाला, जैसे हॉल मार्क वाला। ये क्या करता है भाई साहब, यदि कोई आदमी, जैसे तुम फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री में सामान बनाओगे, सामान को पहले इन कंपनी के पास भेजो। ये क्या करेगा, पहले सामान को चेक करेगा सही है या नहीं, क्योंकि लोग खाएंगे ना उसको। यदि बीमार पड़ गए तो शुद्धता कितनी है, कहीं तुम्हारे खाना में, भोजन में कहीं खराबी तो नहीं है। तो इन सब चीजों का चेकअप करता है ये लोग। ठीक है, यानी सोना का जेवर बना रहा है, शुद्ध सोना है कि नहीं। ठीक, ISI मार्का लगा होना चाहिए। ISI उसको चेक करेगा, आप सोना, शुद्ध सोना का काम कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब ये मार्का देखेंगे तो मेरा विश्वास बढ़ेगा उस सामान पर। ठीक है, और हम उसको खरीदेंगे। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट हो गया। इसी को तो हम लोग कहते हैं कि जागरूकता वाला चीज। हाँ, फेरी वाले से नहीं खरीदेंगे, ठेला वाले से। पता चला कल वो आएगा ही नहीं, तो अस्थायी दुकान से सामान खरीदेंगे। ये भी मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि सिम बेच रहा था, ऐसे छाता लगा करके गए खरीदने, खरीद के ले आए, कल भाग गया सिम वाला, बंद हो गया मेरा सिम, 500 रुपया भी गया। तो ये काम नहीं करना है। तो दिमाग तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा है। तो नागरिक उपभोक्ता का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए बाजार में, तो ये चीजें आंसर लिख दोगे ना। और ग्राफिकल मेथड से क्या करोगे, तो फटाफट लिखोगे उपभोक्ता का कर्तव्य, ऐसे घुमाए, उसके बाद लिख देना। ठीक, मात्रा, उसके बाद क्या लिखोगे भैया, तो माप तौल। उसके बाद क्या लिखोगे, रेट, दाम। उसके बाद क्या लिखोगे भाई, तो ISI मार्का, ये सब चीजें लिख देना। इस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझदारी आ ही गया है तुम लोगों को।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, क्या है भाई साहब, भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानाओं का नाम लिखिए। सर भारत के 4 तेल शोधक कारखाना, तो कैसे याद रहेगा, तेल शोधक कारखाना, भारत के 4 तेल शोधक क्या होता है भैया, तो तेल शोधक कारखाना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर पेट्रोलियम होता है, क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। यही चीज हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, सऊदी अरब से, ईरान से, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग खरीद के लाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा कि भारत में कहाँ कहाँ पर तेल शोधक कारखाना है। सर नंबर 1 बिहार में, बरौनी में, कहाँ पर, बरौनी में। दूसरा कहाँ सर, डिगबोई असम में, वहां भी तेल मिलता है, तो जहां तेल मिलेगा वहां भी, तो डिगबोई में। 2 तो याद हो गया। तीसरा सर कहाँ पे, हल्दिया में, कहाँ पर, हल्दिया कहाँ है सर, कोलकाता में है, कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो 3 चीज हो गया। अब मथुरा में सर कृष्ण जी का जो मथुरा था, तो चौथा नंबर क्या लिख दिए, मथुरा लिख दिए, ठीक है। और 5वां नंबर कहाँ लिख देंगे, मुंबई हाई, याद ही होगा, कहाँ पर, मुंबई हाई। कुछ याद ना रहे तो पेट्रोलियम वहां मिलता है सर, इसलिए मुंबई हाई दे दिए, जहां पेट्रोलियम मिलेगा वहीं पर तो कारखाना होगा, तेल शोधक कारखाना। एक्स्ट्रा तो हम लोग देखिए लिए, बरौनी याद रहेगा, डिगबोई भी याद रहेगा, क्योंकि असम में भी तेल मिलता है। तो कहने का मतलब 2-3 सर याद रह जाएगा। एक बरौनी, सर बरौनी बिहार में इसलिए याद रहेगा, डिगबोई इसलिए याद रहेगा क्योंकि असम में पेट्रोलियम मिलता है, और उसके अलावा मुंबई हाई इसलिए याद रहेगा सर क्योंकि मुंबई हाई में भी पेट्रोलियम मिलता है। मथुरा कृष्ण जी का घर था, वो भी याद कर लेना। बाकी हल्दिया तो कलकत्ता में है, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में बैठा लेना, बाकी कुछ नहीं है, 2-4 बार देखना, क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े। तो अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या चीज का सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, प्रश्न क्या है हमारा, खाद्य सुरक्षा, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखो यदि हम आंसर को ना देखें तो स्पष्ट है सर कि खाद्य सुरक्षा का मतलब भोजन की शुद्धता से है, किसी से, भोजन की शुद्धता से है, क्योंकि इसको तो लोग खाएंगे ना, तो भोजन की शुद्धता से है। इसके बाद इसको क्या है, हानिकारक चीजों से बचाना। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, हानिकारक चीजों से किसको बचाना, खाद्य को बचाना, है ना। और मानव को शुद्ध भोजन प्रदान करना, एक ये भी हो गया खाद्य सुरक्षा का मतलब, मानव, क्योंकि मानव के लिए तो सारा चीज हो रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, भोजन को विविधता पूर्वक, रुक जाओ, हटो यहाँ से आगे से, और उन्हें हासिल करने के लिए समुचित परित्याग गरिमा। कहने का मतलब क्या हो गया सर, 2-3 चीजें समझे हम लोग। खाद्य सुरक्षा का मतलब हो गया भोजन को सुरक्षित रखना, किस चीज को सुरक्षित रखना, क्योंकि इसी भोजन पर कौन आधारित है, जितने मानव है वो किस पे आधारित है, खाद्य पर, भोजन पर। खाद्य का मतलब क्या है, खाद नहीं है खेत में डालने वाला, ये भोजन की बात कर रहा है ना। तो भोजन की शुद्धता का ध्यान रखना, हानिकारक पदार्थों से उनको बचाना। इसके अलावा और क्या चीज बोले थे, मानव को सुरक्षित भोजन प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा का मतलब यही हो गया, ताकि नागरिकों का जीवन क्या हो सके, अच्छे से चल पाए, ठीक है। नागरिकों के जीवन का ख्याल रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, तो ये सब चीजें किसमें था, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इसके लिए देखो सरकार क्या करती है, अब देखो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही सर क्या किया जाता है, तो सरकार अपने पास क्या रखी है, गोदाम रखी हुई है। गोदाम में क्या करती है, बहुत गेहूं, मकई, अनाज जो भी होता है सब चीज को जमा करके रखता है। तब ना देखता होगा चावल मिलता है कहाँ पर, पीडीएस सिस्टम में। ये पीडीएस सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं गाँव घर में, जहाँ से हम लोग चावल गेहूँ मिलता है, दाल भी मिलता था चना का, ये फिर जो चीनी पहले मिलता था, केरोसिन तेल भी मिलता है। ये सब किसके कारण, तो ये कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के कारण ही। शुद्ध भोजन, शुद्ध चावल भी अच्छे होता है, ठीक ठाक होता है, खाने लायक, है ना। इसके अलावा और देखोगे इसी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सरकार जो है सस्ते दामों पर बीज भी बेचती है, हाइब्रिड बीज करके, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा के बारे में भी लिख सकते हो, हाँ या नहीं। लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना, ठीक है, मानक रहित, मानक के साथ सही भोजन। और इसके अलावा यदि देखें अगले प्रश्न पे यदि जाते हैं तो क्या है भाई, तो अगला प्रश्न तुम्हारे लिए है, उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है सर, उद्योगों से, किस चीज से, उद्योग से क्या चीज, प्रदूषण, उद्योग से क्या चीज, प्रदूषण कैसे फैलता है। सिंपल सा बात है, पूछ रहा है कैसे फैलता है, तो हम लोग क्या बताएंगे सर। सबसे पहले देखिए नदी है, नदी के किनारे क्या होता है, उद्योग होता है। उद्योग में लगा दो, उद्योग छोटा छोटा फैक्ट्री लगा दो इस तरह से, इससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, धुआं में क्या क्या निकलता है, SO2 निकलता है, CO2 निकलता है, और बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलती है।
एक तो हो गया वायु प्रदूषण। दूसरा प्रदूषण सर, इससे जो केमिकल होता है वो बह के कहाँ जाता है, वह नदियों में जाता है ना। इधर से जो केमिकल निकलता है कहाँ जाता है, नदी में जाता है, और ये नदी के पानी को गंदा करता है। नदी में क्या होते हैं सर, नदी में जीव जंतु होते हैं और जीव जंतु मारे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नदी का पानी कौन पीता है, पानी जीव भी पीता है और मनुष्य भी पीता है, तो यानी कि जंतु भी और जानवर भी और मनुष्य भी दोनों पीता है, तो वो उसको बीमारी हो सकता है। इस तरह से जल प्रदूषण भी हो गया, वायु प्रदूषण भी हो गया फैक्ट्री से। कहने का मतलब फैक्ट्री बना तो सर प्लास्टिक का तो यूज करेगा ही करेगा। प्लास्टिक आएगा तुम्हारे लोगों के पास, तुम लोग क्या करोगे, प्लास्टिक का सामान खा जाओगे, प्लास्टिक को फेंक दोगे रोड किनारे, कचरा जमा होगा ही होगा, तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो कहने का मतलब हो गया, चॉकलेट खाता है, चॉकलेट का जो ऊपर वाला प्लास्टिक फेंक देते हैं तो क्या होता है, वह कचरा मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी भी खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के उद्योग से कहां कहां प्रॉब्लम हुआ, कैसे प्रदूषण फैला, लिख सकते हो आराम से, हाँ तो लिख देंगे। जनरली जो है उद्योग नदी किनारे लगाया जाता है, जिसके कारण उसका जो केमिकल निकलता है वह जल में मिल जाता है, जल में प्रदूषित हो गया, और उसके बाद वायु निकला तो वायु प्रदूषण हो गया। सर इसी वायु प्रदूषण से तो अम्लीय वर्षा होती है, और इसी अम्लीय वर्षा के कारण सर ताजमहल जैसे भवन भी खराब होते जा रहे हैं। तुम्हारे पास पॉइंट की कमी नहीं है, फोटो वोटो बना के एकदम डिजाइनदार तरीके से लिख देना, ठीक है। जैसे दुल्हन को सजाता है उसी तरह आंसर को सजाने का है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब हम लोगों का जो अगला प्रश्न है, ठीक, बहुत ही सुंदर प्रश्न। क्या है भाई, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का कोई 2 कारण। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, देखो प्रश्न को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि क्वेश्चन है बिहार में किसका भैया, औद्योगिकीकरण का, औद्योगिकीकरण का, किस चीज का, पिछड़ेपन का कारण, किस चीज का कारण, पिछड़ेपन का कारण। क्या है कारण पिछड़ेपन का। सर अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोग बात किए थे बिहार का, देखो कैसे बनाएंगे सर, तुम लोग पॉइंट लिखना, बाद में फोटो जरूर बनाना परीक्षा में बाबू, ये मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, टीचर का दिमाग खराब करने का है, ठीक है। ये हुआ बिहार का नक्शा, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। एक बार एक्सपेरिमेंट करो, फिर उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 नंबर कम मिले, एक्सपेरिमेंट जरूरी है। ये क्या है भैया, गंगा नदी है सर, लिख दिए गंगा नदी। इधर क्या आता है, बहुत सारी नदियां हैं सर, तो हिमालय की नदियां हैं। ऊपर में क्या है, हिमालय है, हिमालय यानी कि नेपाल में तो हिमालय ही हिमालय है। नीचे क्या है सर, झारखंड है, झारखंड में क्या है, पठार है ना। ऊपर में हिमालय है, इधर पठार। इधर क्या है सर, पश्चिम बंगाल है। कौन सा बंगाल है, पश्चिम बंगाल। सर इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है। कोई दिक्कत नहीं है सर। जब सर इधर नदी में पानी सालों भर रहता है, इसका मतलब इसमें बाढ़ आता होगा। क्या आता है, बाढ़ आता है। तो पहला कारण क्या हो गया, बाढ़ के कारण उद्योगों का विकास नहीं होता। पिछड़ेपन का मतलब क्या हो गया, उद्योग का नहीं लगना। तो इसका पहला कारण क्या हो गया, बाढ़ का विकास, कि बाढ़ का आना, बाढ़ के आने के कारण उद्योग नहीं लगता है। तो पहला पॉइंट मेरा यही निकल गया, सर बाढ़ के कारण उद्योग लगाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। 1 नंबर ये चीज है। दूसरा क्या है, आपराधिक घटना बहुत ज्यादा होता है। कौन सा घटना, आपराधिक घटना, ये तो तुम लोगों जानता ही होगा, है ना। आपराधिक घटना कैसे सर, तो फैक्ट्री में चढ़ा लगाएगा, उधर से कोई आएगा, 2 आदमी मोटरसाइकिल से बंदूक दिखाएगा, कहेगा कि इतना 50 लाख रुपया दो, नहीं तो फैक्ट्री बंद करो, ठीक है। दूसरा घटना ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, सुरक्षा का अभाव हो जाएगा सर, आसानी से। क्यों सुरक्षा का अभाव होगा भैया, सुरक्षा में क्या होगा, पता चला क्या कि तुम फैक्ट्री खोल लिया है, तुम लॉक करके रात में सोया है, रात में चोरी हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा, चौथा, नियमों में ढील ना होना, नियमों में उदारीकरण ना होना। और चौथा, सुखाड़ आना। इधर क्या आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें 4-5 चीजें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा यदि बात करें तो पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो हम भूल ही गए, ठीक है ना, जनसंख्या वृद्धि। क्या चीज, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। हम दो हमारे 2, हम 2 हमारे 4, ये वाला कंडीशन है। इसके अलावा सर इतना ही नहीं, कहने का मतलब क्या हो जाता है कि संसाधन रहना चाहिए ना, संसाधन का ही तो उपयोग करते हैं ना। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हम उपयोग कर रहे हैं, संसाधन का उपयोग हम लोग पेट पालने में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। पैसा तुम्हारे पास अधिक से अधिक रहेगा तब तो बिजनेस करोगे, तब तो कुछ आगे करोगे। तो होता क्या भैया, एक आदमी है जिसका नाम राम है, वह राम को क्या हो जाते हैं, यदि 2 बच्चे रहते तो इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाता, अच्छा बिजनेस भी कर लेता पैसा से, क्योंकि इसको 25,000 रुपया मिलता है। वही दूसरा भाई साहब श्याम है, श्याम को भी 25,000 मिलता है। इस बेचारे को कितने बच्चे हैं, तो 15 बच्चे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किसी को पैंट नहीं है, किसी को खाना नहीं है, किसी को गंजी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेता है किस चीज में, औद्योगिकीकरण में। बिहार का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। बाढ़ के बारे में तो हम बता ही दिए। उसके अलावा सर एक और चीज है, संरचना का अभाव। किस चीज का, संरचना का
अभाव है ना। सब चीज रहते हुए पैसा भी खर्चा करते हैं, लेकिन संरचना का अभाव के कारण भी प्रॉब्लम होता है। संरचना का अभाव का मतलब क्या होता है? सड़कें जिधर टूट गया है तो 5 साल से बन नहीं रहा है, ठीक है ना, किधरों बन रहा है किधरों टूटा हुआ है, तो कोई देखने वाला नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उसको शिकायत करें तुरंत वहां पर रोड बन जाएगा, है ना। हर जगह बिजली की व्यवस्था तो है, कहीं पर बल्ब खराब हो गया तो खराब ही है। तो सरकार ऐसा व्यवस्था बनाए ताकि सारा सिस्टम सही रहे, ताकि उद्योग लोग लगा सके, किसी के अंदर डर भय नहीं हो, है ना। तो ये चीजें होती है। तो हम लोग समझ गए ना क्या क्या चीजें। इसके साथ साथ 2 चीज सर और है गड़बड़। शिक्षा व्यवस्था तो साफ चौपट है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक, है कि नहीं। तुम लोग भी हाई स्कूल में बच्चा पढ़ता है कि नहीं, और जब पढ़ता होगा तुम लोग को पता होगा क्या आता है ना। सिर्फ मैट्रिक में पढ़ लेने से जिंदगी नहीं कटने वाला है। यदि जीवन में कुछ करना होगा तो बेस होना चाहिए मजबूत, 1 to 10 क्लियर। लेकिन ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जो 1 to 10 कह सकता है सर हमको कहीं से कुछ भी पूछिए हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। यदि जवाब दे दिया तो वो कोई भी जवाब आसानी से हासिल कर सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। स्वास्थ्य की बात करो सर, पंचायत लेवल पे तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं है, पंचायत लेवल पे होना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी, तुम्हारे पास पैसा है तुम तुरंत चले जाओ पूर्णिया बड़े टाउन बड़े डॉक्टर के पास, लेकिन जो गरीब है ना, जो 2 वक्त की रोटी मजदूरी करके खाता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसके लिए यदि पंचायत में होगा तो आसानी से वह जा सकता है, 2 रुपया खर्च करेगा, इलाज करवा लेगा। तो इन सब चीजों को लिख देना कि बिहार उद्योगों में क्यों पिछड़ा हुआ है। आगे हम लोग प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्या है भैया? बिहार में जूट उद्योग के 2 केंद्रों का नाम लिखिए। क्या चीज भैया? बिहार में किसकी बात कर रहा है? जूट उद्योग का कर रहा है सर। तो जूट उद्योग कहां पर? इससे पहले हम लोग जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा जूट कहां पर होता है सर? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। फिर कहां पर? बिहार में। सर बिहार की बात करें तो पूर्णिया जिला तो ही है, पूर्णिया हो गया। दूसरा कौन सा? कटिहार हो गया। तो कहने का मतलब कह रहा है बिहार में किन किन जगह पर जूट उद्योग है। तो 2 तो याद हो गया सर, क्यों? क्योंकि पूरे भारत में कहा? पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर में बिहार है सर। पूछ किसका रहा है? बिहार में जूट उद्योग कहाँ कहाँ है सर? जानते हैं पूर्णिया 1 नंबर में है, तो पूर्णिया में तो मिल होबे करेगा, जूट मिल एकदम है। कटिहार 2 नंबर में सर, कटिहार में भी होगा। तीसरा नंबर सर समस्तीपुर है ना। समस्तीपुर को कैसे याद रखेंगे सर? क्योंकि हम जानते हैं समस्तीपुर में 97% लोग गांव में निवास करते हैं, मात्र 3% लोग शहर में निवास करते हैं। तो ग्रामीण इलाका है ना, और चूंकि बरसात होने वाला क्षेत्र है तो वहां पर जूट उद्योग, जूट का खेती ज्यादा से ज्यादा होता है और वहां पर जूट उद्योग है। तो बिहार में पूछा 3 उद्योग, जूट उद्योग कहाँ कहाँ है? हम लोगों ने 3 का जवाब दिया है ना। कहाँ कहाँ? पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर। याद रहेगा, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखोगे कैसे? तो जूट उद्योग यहाँ लिख देना, यहाँ पर लिख देना पूर्णिया, यहाँ लिख देना कटिहार, यहाँ लिख देना समस्तीपुर। कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। भारत में किन भागों में नदी का डेल्टा का विकास हुआ है? नदी डेल्टा का विकास कहाँ पर? भारत के किन भागों में? तो डेल्टा क्या होता है समझ में आ जाएगा। एक हम लोग कहानी को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? पूछ क्या रहा है? भारत में किन क्षेत्रों में, क्या पूछ रहा है? किन क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ? किस चीज का विकास हुआ है? डेल्टा का विकास। सर ये डेल्टा क्या होता है? डालडा तो सुने हैं, डेल्टा होता क्या है? तो भैया डेल्टा कुछ नहीं होता है। देखो ये हिमालय एक पहाड़ है, मान के चलो, समझाने का प्रयास करते हैं। उच्च इलाकों से जब नदियां बह करके आती है, कहां से? पहाड़ी इलाका से, तो बहुत तेज गति से आती है, धीरे धीरे बहते 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 बहते, मान चलो इधर क्या है? समुद्र है ना। ये क्या है भाई? समुद्र है। समुद्र का कलर देखते हैं कैसा होता है। ये क्या है भाई? समुद्र है, समुद्र का पानी है, यहाँ लिख दो समुद्र। तो नदियां पिक्चर बना सकते हो। ये नदी जब आती है बहते हुए तो अपने साथ क्या लाती है? मिट्टी लाती है बहा करके, ठीक है। मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं। समुद्र का पानी क्या होता है सर? स्थिर होता है। तो जैसे ही समुद्र में आती है, मिलने के लिए जब आती है समुद्र में, यहाँ ये पानी का गति क्या होता है? बहुत ही धीमा हो जाता है। क्या होता है? धीमा हो जाता है यहाँ पर। और धीमा होता है तो क्या होता है? इधर से गति क्या होता है? शुरुआत में गति इसका तेज होता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में मिलता है पानी नदी का, वहां पर उसकी गति क्या होती है? धीमा हो जाती है। तो वो क्या करता है? डेल्टा अपने साथ जो मिट्टी लाती है वह उसको जमा करती है। कहने का मतलब सर ये हुआ कि नदी ऐसे आई और अपने साथ जो मिट्टी लाई वह क्या करता है? यहाँ पर जमा कर दिया है ना। क्या किया? मिट्टी को जमा कर दिया। कुछ पानी इधर से समुद्र में चला गया, कुछ इधर से चला गया, और इस क्षेत्र में क्या हो गया? मिट्टी जमा हो गया। और यही चीज क्या कहलाता है सर? इसी चीज को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक, अब लिख दोगे डेल्टा। ये नदी हो गया, यहाँ पर नदी का धीमा हो गया पानी, धीमा लिख देंगे। यहाँ पर तेज धार है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, बना दो पिक्चर एकदम सुंदर से। अब यहाँ पर क्या हो गया? मिट्टी का जमा होना। कैसा? जलद मिट्टी होता है। ये कैसा मिट्टी होता है? जलद मिट्टी होता है, ठीक।
कहानी खत्म हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ स्लो होता ही है, समुद्र में मिल जाता है, ये सारा सारा समुद्र हो गया। दिखा दिए डेल्टा क्या होता है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से मिट्टी जो जमा होता है उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर पूछ रहा है क्या कि किन किन क्षेत्रों में, तो कौन कौन सा नदी डेल्टा। सर एक तो याद है, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा। जैसे कि देखो भारत का ये नक्शा है, यहाँ से गंगा नदी आती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए समुद्र में मिलती है, तो यहाँ पर एक डेल्टा बनता है जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। एक याद रहेगा सर, जो जो नदी इधर आकर के समुद्र में मिलेगा सब क्या करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। तो कैसे याद रखेंगे सर? सुंदरवन डेल्टा तो याद रख लिए। नदी का नाम याद रख लेना, महानदी। कौन कौन सा नदी? महानदी। दूसरा कौन सा? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। जो भी नदी का नाम याद रखना, जो भी समुद्र के पास मिलेगा अपने साथ मिट्टी को लाएगा, मिट्टी को बहा करके किस चीज का निर्माण करता है? डेल्टा का। डेल्टा समझ गए क्या होता है? ठीक है, तो आसानी से लिख दोगे। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो समुद्र के में मिलने से पहले क्या करती है? उस मिट्टी को जमा कर लेती है, वही क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खनिजों के संरक्षण के लिए प्रमुख उपाय पर चर्चा करें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेल्टा तक इसको रखते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अक्सर हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अपने स्टाइल में लिखिए, एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए। समय बहुत कम है, 2-4-10 दिन बचे हुए हैं। मेहनत को कम होने मत दीजिए, अपने अंदर का आग को जलाए रखो, नहीं तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि यही जिंदगी का बेस है। बेस को मजबूत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन। फटाफट।